नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। करीब 2.5 महीने से चली आ रही लोकसभा चुनाव की जंग का समापन हो गया। 7वें चरण और आखिरी चरण के लिए शनिवार को मतदान हुआ। प्रदेश की 29 तो देश भर की 543 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब किसी भी वक्त एग्जिट पोल आ सकते हैं, जिससे यह अंदाजा लग जाएगा कि हवा का रुख किस ओर है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस ने तो इंडिया गठबंधन को 332 सीटें मिलने का दावा किया है, तो बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का के साथ साथ 400 पार का दावा कर रही है। लेकिन एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, ये भी कुछ देर में साफ हो जाएगा। तो चलिए 2024 की जंग में बीजेपी और कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहा, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आने वाले हैं उनके क्या मायने हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। और जो गेस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा और प्रभु पटेरिया। कुछ देर में और भी मेहमान जुड़ेंगे। शुरुआत आप दोनों से ही कर देते हैं। प्रभु जी, एग्जिट पोल आते रहे हैं, 80 के दशक से ये व्यवस्था शुरू हुई है और कई बार ये गच्चा भी दे जाते हैं और कई बार सटीक भी आ जाते हैं। इस बार फिर आने वाले हैं, लेकिन हवा का रुख पहले से ही जिस तरह से अनुमान लगाए जा रहे हैं, ओपिनियन पोल के जरिए, हमने चर्चाओं के जरिए और जो दौरे किए चुनावी, आपको क्या लग रहा है हवा का रुख किस तरफ है, या एग्जिट पोल जो बताएंगे उसी अनुसार सरकार बनने जा रही है? देखिए ब्रजेश जी, पहली बात तो यह है कि ना तो 2014 जैसे अच्छे दिनों की लहर है, ना 2019 जैसी जो है एयर स्ट्राइक की लहर यहाँ पर है। लेकिन बिना लहर के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल से चुनावी तैयारियां कर रही थी। उसके पास बताने के लिए बहुत कुछ था। उसके पास उनने 370 का नारा ही इसलिए दिया कि बीजेपी को 370 पार, मतलब वो कश्मीर में धारा 370 जो हटाई है उनने, जिसको कि असंभव माना जा रहा था, जिसको कोई राजनीतिक प्रेक्षक, पंडित, सभी लोग ये मान के चल रहे थे कि ये तो संभव ही नहीं हटाना, कि उनने हटा के दिखा दिया। तो उनके पास एक वो ट्रम्प कार्ड वो था, उसको लेकर उतरे। वो जो 3 तलाक का विषय लेकर उतरे। वो राम मंदिर जो है 500 साल की एक जो लोगों की जो संघर्ष चल रहा था, एक इच्छा थी, कई पीढ़ियों की इच्छा थी कि राम मंदिर बन जाए, वो राम मंदिर बनाकर वो उसको लेकर उतरे। तो बीजेपी के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके दम पर वो अपनी सरकार बनाने की, तीसरी बार बनाने की स्थिति में थे। और जो 400 पार का जो नैरेटिव सेट किया है। जी प्रभु जी, मैं आ रहा हूँ। हमारे साथ प्रदीप तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी प्रभु जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो जो 400 पार का जो ब्रजेश जी जो नैरेटिव सेट किया है, तो एक तरीके से लोगों को आश्वस्त करने का बीजेपी का एक वो तरीका था कि हम तो सरकार बना ही रहे हैं। तो सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सांसद, सरकार तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन हमको इस बार पूरी मेजोरिटी की सरकार चाहिए। उनने जो लॉलीपॉप दिखाया इसके साथ, वो लॉलीपॉप उनने ये दिखाया कि हमारी मेजोरिटी गवर्नमेंट आएगी तो हम एक देश एक कानून यूसीसी लागू कर देंगे, हम देश में और भी अच्छे अच्छे काम कर देंगे जो लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, देश में ऐसा होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक लोगों की एक नई तरीके की वेव जगाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ये जो 7 चरण के चुनाव हुए हैं, हर चरण में कुछ नए मुद्दे लेकर आई बीजेपी, और अपर हैंड यहाँ पर बीजेपी का दिखता है। भले एग्जिट पोल बीजेपी को 370 सीटें देते हुए न दिखाई दें, लेकिन एग्जिट पोल बीजेपी को 272 से कम सीटें देते हुए भी नहीं दिखाई देंगे ब्रजेश जी। तो ये एक बड़ी बात इस में जो निकल कर आई है, जो अपने दौरों में, जो लोगों से बातचीत में, जो हमारी पूरी टीम ने, अनादि की टीम ने देश भर में जहाँ जहाँ लोगों से बातचीत की है, तो नतीजा जो हमारे पास जो आया वो यही आया है कि इस बार भी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनती दिखती है और एक नया मुकाम पर जाती हुई दिख रही है ब्रजेश जी। 55 साल बाद देश में कोई सरकार लगातार तीसरी बार रिपीट करेगी पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने की दिशा में। ठीक है। दूसरी बात, एक और नैरेटिव यहाँ पर सेट होगा कि जो 400 पार का नारा दिया, यदि धोखे धड़ा के बीजेपी 400 पार हो जाती है, तो जो राजीव गांधी के समय में जो कांग्रेस को बहुमत मिला था 414 सीटों का, तो वो एक उस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। तो एक तरीके से कहें, नए रिकॉर्ड बनाने की दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरी कोशिश और कवायद रही है। अब देखते हैं वो कहाँ तक सफल होते हैं। सरकार तो फिलहाल उनकी बनती हुई हमको दिखाई दे रही है। तो तिवारी जी, कई रिकॉर्ड टूट भी सकते हैं, नए रिकॉर्ड बन भी सकते हैं। उस दिशा में ये चुनाव बढ़ते हुए दिखा है। हमने जिस तरीके से रुझान आए हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल के हम कुछ देर बाद दिखाएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन इस बार लॉलीपॉप देने की कोशिश तो कांग्रेस ने भी की, लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं, और जो हमारे एग्जिट पोल के जो परिणाम आए हैं, जो कुछ देर बाद दिखाएंगे, उनमें भी ऐसा ही लगता है कि बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा किया है मतदाता। लेकिन आप देखिए कि अब जब परिणाम आने वाले हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 295 प्लस उनकी सीटें आएंगी। तो
तो इस दावे के पीछे क्या है, जब एकजुटता से पहली बार वो कह रहे हैं, चाहे केजरीवाल हो, तेजस्वी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, खड़गे हो, सब एक सुर में, ये सुर पहले दिखाई नहीं दिया, अब इसके क्या मायने देखते हैं आप? ब्रिजेश जी, आप देखें तो जिस तरह से सहयोगी दलों का इकट्ठा होकर एक गठबंधन बना और गठबंधन के साथ फिर ये चुनाव इकट्ठे होकर लड़े हैं, ये अगर पहले इनकी व्यवस्था 2 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर देते। जैसे आप देखें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लगातार अपना यात्रा करते रहे, लोगों के बीच में जाते रहे और सरकार के खिलाफ हमेशा खड़े रहे। तो जो सहयोगी दल है, जितना मुखर होकर सहयोगी दल निकले हैं, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी रही हो, ये सारे लोग, उस तरह से अगर कांग्रेस अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करती, जो युवा नेतृत्व है उनको जोड़ने का प्रयास करती, जो अपना इनका पहले जो मैनिफेस्टो बाद में तैयार किया गया वो पहले ये तैयारी करके लोगों के बीच में जाते और सरकार की जो कुछ कमियां रह गई थी, जो सरकार नहीं कर पा रही थी, उनको बीच में ले जाके लोगों के बीच में जाते और कहते कि महंगाई बढ़ रही, जो पहले ये ठीकरा फोड़ते रहे सरकार के, अगर ये पहले कर लिए होते तो मुझे लगता कुछ फायदा सरकार को, कांग्रेस को मिलता दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। बीजेपी ने जिस तरह की मेहनत की है और इनका जो सहयोगी दल है वो लगातार, आप देखें जब विधानसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद लोकसभा की तैयारी करना चालू कर दिए थे और हर स्टेट में लगातार केंद्रीय मंत्रियों का प्रभाव दे दिया गया था। वो चुनावी सभा कर रहे थे, लोगों से जुड़ रहे थे, जो कुछ कमियां रह गई थी वो सरकार पूरी करने का प्रयास कर रही थी। कहीं ना कहीं ये अंतर दिखता है कि जिस तरह से जी तिवारी जी, लगता कुछ तकनीकी खामी है, मैं लौटूंगा। जी तिवारी जी, चलिए मैं लौटता हूँ मनोज जी। लेकिन इस बार परीक्षा तो कठिन थी और तैयारी करते बीजेपी भी दिख रही थी, हालांकि तैयारी तो विपक्षी दलों ने भी की। तो क्या क्षेत्रीय जो दल हैं उनकी भी अग्नि परीक्षा है, उनका भविष्य भी ये चुनाव तय करेंगे? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश से अगर शुरुआत करें, बहुजन समाजवादी पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 5 और कांग्रेस की सीट सिमटकर 1 रही थी, रायबरेली, जहाँ सोनिया गांधी जीती थी। टीएमसी की बात करें, लगातार ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन लोकसभा में उनकी ताकत घटकर 22 पर आ गई थी। ऐसे तमाम सारे क्षेत्रीय दल थे। जेडीएस थे जो अलग चुनाव लड़े, बाद में वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गए हैं। वाईआरएस कांग्रेस की हम हालत देख लें, हम जो केसीआर की जो पार्टी बनाई उन्होंने, उसकी हालत देख लें। बीआरएस को उन्होंने जिसका नाम बदल दिया था, तो पहले वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होना चाहते थे और उनकी सरकार चली गई। तो इस चुनाव में कई सारे क्षेत्रीय दलों पर संकट है। आप देखिए शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के उसी महाराष्ट्र में 2 टुकड़े बीजेपी की मदद से हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ा संकट था। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में हमने देखा जो लहर नहीं है, तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट ये था ब्रजेश जी की जनसंघ के बाद जब बीजेपी बनी 1980 में, पहला चुनाव 84 में लड़े, 2 सीट जीती थी। तब से उनका पहला नारा था एक निशान, एक विधान, एक संविधान। कश्मीर को लेकर था, धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर के निर्माण की बात थी, 3 तलाक हटाने की बात थी, कॉमन सिविल कोड की बात थी। तो जो उनके कोर एजेंडे थे वो दूसरे टेन्यूअर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग पूरे कर दिए। इस चुनाव में आप देखिए सारे मुद्दे बचे नहीं थे। जब राम लहर की बात हुई थी कि 22 जनवरी को जब उद्घाटन हुआ था और ये माना जा रहा था कि अंडर करंट होगा, हालांकि ऊपर दिखा नहीं है ऐसा, लेकिन अंडर करंट हो सकता है। जब ये नतीजे हम एग्जिट पोल में दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार के, तो हो सकता है दिखे। तो मजबूरी ये थी कि किस नए नैरेटिव के साथ जाए। तो मुझे लगता है इसीलिए 400 पार की बात बीजेपी ने कही, एक नई चीज़ के साथ जाए। और देखिए 20 चुनाव के बाद 5 चरण के चुनाव जब हो गए थे, तब अमित शाह ने कहा कि हम जब नई सरकार बनेगी तो हम कॉमन सिविल कोड वो लागू करेंगे और इसके साथ ही एक देश और एक चुनाव की बात करेंगे। जो पिछले बार उन्होंने कमेटी बनाई थी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के नेतृत्व में, तो उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, कई सारे दल उसके पक्ष में भी है। तो मुझे लगता है कि अगला जो एजेंडा था, लेकिन ये ऐसे दोनों एजेंडे ऐसे नहीं थे जिससे आम आदमी को लुभाया जा सके, जिसमें वो जैसे हिंदुत्व का कोई मुद्दा नहीं था, उसमें पोलराइजेशन जैसा कोई मुद्दा नहीं था, अगर यूसीसी छोड़ दे। हालांकि उत्तराखंड में करने का प्रयास किया गया, लागू कर दिया गया, लेकिन चूंकि वहाँ पॉपुलेशन वर्ग विशेष की उतनी नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा वहाँ हमको उसका इम्पैक्ट दिखा नहीं। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, जो प्रभु जी ने भी कहा कि लहर नहीं थी कोई, कि एक उम्मीद का चुनाव था, बाद में एक राष्ट्रवाद के चुनाव था। तो लेकिन कांग्रेस ने, मुझे लगता है, और जो इंडिया गठबंधन है, उनसे कहीं ना कहीं आकलन में चूक हो गई। वो एक नैरेटिव में बह गए। पहले इस डर से वो, देखिए अब राम मंदिर का जब हुआ तो उन्होंने अपना पैर खींच लिया उसके शिलान्यास में जाने से। उनको लगा कि जो उनका एक अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो नाराज़ हो जाएगा।
लेकिन हुआ ये कि उन्होंने अपना जो बहुसंख्यक वोट बैंक है उसको नाराज़ किया। लेकिन बाद में जब उन्होंने उत्तर प्रदेश की जब चुनाव प्रचार के बाद लगा कि ये शायद उतनी बड़ी वेव नहीं जितना वो अंदाज लगा रहे थे, फिर जब उन्होंने इस चुनाव के हिसाब से खुद को ढालना शुरू किया तब तक वो बहुत देर कर चुके थे। और जो उनके मूल जो बड़े सहयोगी थे, मान लीजिए नीतीश कुमार की बात करें, जातिगत जनगणना उन्होंने कराई बिहार में, राहुल गांधी पूरे देश में इसका ढोल बजाते फिरे। 3-4 बड़े मुद्दे थे उनके पास, एक काम जो हमने देखें, एक संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जातिगत जनगणना कराई जाएगी, ये तमाम सारे मुद्दे थे। अग्निवीर हम आते ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन जिन इशू पर वो बात करते थे, बीजेपी ने आप देखिए काउंटर में क्या कहा कि राम मंदिर में बुलडोजर चला देंगे। लेकिन किसी विपक्षी ने ये नहीं कहा कि भाई जिस राम जो तंबू में जब 1992 से 30 साल तक राम भगवान ने 32 साल तक तंबू में रहे, उस दौरान मुलायम सिंह की भी सरकार रही वहाँ, उस दौरान अखिलेश की भी सरकार रही, मायावती की सरकार रही, तो उस तंबू में से भगवान राम को कोई नहीं हिला पाया, तो मंदिर से कैसे हिला सकते थे। लेकिन एक नैरेटिव वो चलने दिया गया, कोई उसका काउंटर उसका किया ही नहीं उन्होंने इतनी पुरजोर तरीके से। संविधान की जहाँ तक बात थी बीजेपी ने लगातार उसका काउंटर किया। आप देखिए प्रधानमंत्री नए नए मुद्दे लेकर आते रहे। मंगलसूत्र की बात कर लें कि मंगलसूत्र भी आपका चला जाएगा, घर में 2 भैंसें होगी तो एक चली जाएगी, मामला मुजरा तक आ गया। लेकिन विपक्ष वही, जैसे एक मालवा में कहावत होती है, एक संजा करके एक त्यौहार मनाया जाता है, उसमें गाना गाया जाता है कि मेरा टेसू वहीं अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा। तो उनका टेसू जो वो वहीं अड़ा हुआ था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था ना पीछे आ रहा था। इसका कारण है कि आज जो अभी एग्जिट पोल में जो प्रभु जी ने कहा कि जो सीटों की टैली है वो इस बात पर है कि 303 या उसके ऊपर, या जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं या अरविंद केजरीवाल। देखिए कल तक वो कह रहे थे 350 सीट, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो 23 दलों की बैठक हुई है उसके बाद कहा कि हम डेफिनेटली 295 सीटें तो जीत रहे हैं। पहली बार किसी चीज पर एक मत हुए वो, नहीं, उन्होंने अपनी सीटें 295 बोलेंगे। हाँ, लेकिन 350 से 295 उन्होंने कर ली, तो सबने एक साथ मिलकर बोला है बिल्कुल 295। और कांग्रेस का हमने देखा तो उन्होंने कहा 332 सीटें, जो हमने परसों भी दिखाया था। तो अरविंद केजरीवाल एक नई कहानी सुना रहे, वो कह रहे कि नहीं हाँ हमारी बहुमत तो आएगा। लेकिन उसके साथ ये हो रहा है कि आप दिलचस्प देखिए, अरविंद केजरीवाल को कल सरेंडर करना है, जेल जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। लेकिन इस पूरे हल्ले में उनकी आवाज़ कहीं दब गई है, क्योंकि जिसको पूरे चुनाव में केजरीवाल ने मुद्दा बनाया, नरेंद्र मोदी पर सर्वाधिक तीखे प्रहार अगर किसी ने किए हैं राहुल गांधी के बाद तो अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी सहयोगियों के साथ पहुंचे, संजय सिंह उनके साथ थे, राघव चड्ढा थे। लेकिन इस पर कोई इसी पुरजोर आवाज़, क्योंकि एक ये होता कि बाहर निकल के सारे लोग कहते कि देखिए जो संविधान में खतरे की बात है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से जेल में डाला जा रहा है, अब उसका कोई मतलब भी नहीं है ना मनोज जी, क्योंकि तो चुनाव हो गए हैं। तो ये बता रहा है कि विपक्ष ने अपना नैरेटिव ऐसा बनाया कि जो साथ आ सकता था उसके साथ जाने का बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ। आप दिल्ली में देखिए राहुल गांधी की सभा में अरविंद केजरीवाल नहीं दिखाई दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो इकलौती सभा कांग्रेस के समर्थन में की थी वो कन्हैया कुमार के समर्थन में की थी। तो ये सारी चीज़, आप ममता बनर्जी देखिए, वो कह रही है, वो आज की बैठक में भी नहीं आई, लेकिन वो कह रही है अगर चुनाव जीती, सरकार बनी, तो वो इंडिया गठबंधन के साथ है। तो अगर वो मान लीजिए 22 से पिछली बार से कम हो जाती, ज़्यादा हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बाद जो डीएमके है और टीएमसी, इन्हीं के बीच मुकाबला है दूसरे नंबर पे कौन रहेगी, क्योंकि कांग्रेस तो नंबर 1 रहेगी, 300 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। बाकियों की अपना लिमिटेशन था कि टीएमसी 40 सीटों में लड़ी है, कम लड़ी है पिछली बार सीटें उसकी, फिर भी वही। लेकिन सवाल यही है ना कि जब आप इतनी कम सीटों पर, तो नंबर 2 पर कौन रहेगा अगर सरकार बनती है तब भी, और अगर उनको बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता तब भी। और अगर ऐसा होता तो फिर उसका ठीकरा किसके सर पर फूटेगा, क्योंकि बिहार में जब हमने देखा था, गठबंधन में जब लड़े थे तेजस्वी के साथ, राहुल गांधी ने प्रचार किया था, और जब वो बहुमत से दूर रह गए तो कहा गया कि कांग्रेस को उसके हिस्से की जितनी सीटें मिली थी उसमें 20 से 25% सीटें वो जीती थी। महाराष्ट्र में कांग्रेस आप देखिए तीसरे नंबर पर पिछले चुनाव इसलिए सरक गई थी। बिहार में भी यही कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने तो बहुत अच्छा प्रचार किया है, लेकिन राहुल गांधी उनके लिए उतनी नहीं ली। लेकिन राहुल गांधी वहाँ पर उनके लिए एसेट रहेंगे कि बैगेज रहेंगे, ये बड़ी बात है। यही आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा, क्योंकि दोनों लड़कों की जोड़ी इसके पिछला चुनाव 2014 में मिलकर लड़े थे, लेकिन तब भी जो है राहुल गांधी या कांग्रेस अखिलेश यादव के लिए बोझ साबित हुए थे। इंडिया गठबंधन ने 73 सीटें जीती थी। तो इस बार सेकंड कौन रहेगी इसकी लड़ाई तो है ही प्रभु जी, वो इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सेकंड कौन रहेगी उसकी लड़ाई तो है ही। लेकिन 2004 में हमने देखा था एक ओवर कॉन्फिडेंस था शाइनिंग इंडिया का, तमाम एग्जिट पोल ने दावा किया था कि बहुमत मिल जाएगा, अटल जी की सरकार बन जाएगी, लेकिन वो फेल साबित हुई। 2014 में हमने देखा है कि कुछ नतीजे एग्जिट पोल के सही साबित हुए, 2019 में भी देखा कि हाँ लगभग सही साबित हुए।
अब 2024 में हम बात कर रहे हैं, नतीजे हम कुछ देर बाद दिखाएंगे एग्जिट पोल के। लेकिन क्या आपको लगता है कि 400 पार का नारा दे के उसी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं था बीजेपी में? क्योंकि एक माहौल नहीं था, आपने खुद कहा कि 2014-2019 जैसा माहौल नहीं था, ऐसा ही माहौल 2004 में भी नहीं था। हाँ देखिए प्रज्वल जी, 2004 की परिस्थितियाँ अलग थी। तब जो है एग्जिट पोल का पैटर्न अलग हुआ करता था। एक रिदम पे, एक पुराने ढर्रे पे एग्जिट पोल हुआ करते थे कि जो वोट देकर निकले उससे जाके पूछ लो आप कि भैया किसको वोट दिया, कुछ सवाल कर लो, फॉर्मेट भरवा लो और उसके बाद आप एग्जिट पोल आपका हो गया, जो सैंपल सर्वे किया जाता था। लेकिन जब 2004 में एग्जिट पोल करने वालों को झटका लगा, क्योंकि उस समय प्री इलेक्शन करा दिए थे उनको, बीजेपी को उस समय की सरकार को, एनडीए की सरकार को ऐसा लगा, प्रमोद महाजन का दौर था, ऐसा लगा कि जल्दी चुनाव करा लेंगे तो उनको शायद फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें राज्यों को सफलता मिली थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जल्दी करा लेते हम चुनाव, तो इससे स्थितियाँ हमारे फेवरेबल हो जाएंगी। लेकिन जनता ने अपना मत उसमें कुछ दूसरा ही बना लिया था। शायद उसने पसंद नहीं किया कि आप समय से पहले चुनाव का बोझ आम आदमी पर डालें। तो उस समय वो स्थितियां बदली थी। शाइनिंग इंडिया शायद वो ले शाइनिंग इंडिया का जो उनका जो नारा था कि आम आदमी को उतना हो रहा है, लेकिन उस समय तक की ये स्थितियां थी। अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का तो काम शुरू कर दिया था, अच्छी गांव में सड़कें बन रही थी, लेकिन भारत वैसा जगमगा नहीं रहा था जैसी उम्मीद उनको उनके रिकॉर्ड में, उनके कागजों में दिख रही थी, जिसके दम पे वो चुनाव मैदान में उतरे थे। तब से लेकर अब तक चीज़ें बहुत कुछ बदली हैं। अब एग्जिट पोल जो है वो सिर्फ वोट डालने वाले दिन का नहीं होता है। अब एग्जिट पोल के लिए तैयारियां पहले से होती हैं, सवालों के पैटर्न बदल गए हैं, कई दौर की लोगों से फीडबैक लिया जाता है, टेलीफोनिक लिया जाता है, आजकल तो ईमेल के जरिए और सोशल साइट्स के जरिए भी जानकारी जुड़े, तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से जानकारी और सैंपल भी बढ़ गया, क्योंकि 1-1 करोड़ तक होने लगा। पहले हम देखते थे सैंपल साइज 5000, 2000, 3000। तो शायद यही वजह है कि पहली बार चाहे योगेश यादव हों, जो विरोधी भी रहे हैं बीजेपी के, वो भी बहुमत में आते हुए बीजेपी को देख रहे हैं। देखिए प्रज्वल जी, जो बीजेपी की एक जो स्ट्रेटेजी वो सबसे बड़ी ये है कि उन्हें, जब वो उस समय भी आए थे, जब पहली बार 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि 272 प्लस 272 से ज़्यादा, तो 283 सीटें आई थी। क्योंकि उसके पहले आप देखिए 33 साल तक इस देश में बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। एक पीढ़ी गुजर गई, कई पीढ़ियां गुजर गई, नए मतदाता आ गए, कुछ लोग जो इस दुनिया से चले गए वोट डालने वाले, उनने बहुमत की सरकार नहीं देखी थी। खिचड़ी सरकार के आपस के झगड़े, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए वाली सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे उसके पहले की सरकारें हों, तो खिचड़ी सरकारों के जो आपस के जो झगड़े हैं, उससे जनता को लगा कि इससे देश का विकास नहीं हो रहा। एक माइंडसेट बना कि एक बहुमत की सरकार चाहिए। उस बीच में नरेंद्र मोदी एक नई हवा की तरह आए, बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, उन्होंने एक नारा दिया कि 272 प्लस, जनता ने उस पर विश्वास किया कि हाँ बहुमत की सरकार चाहिए, उन्हें 272 दिए। इसको आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जब बीजेपी गई तो 300 प्लस का नारा दिया और 300 से ज़्यादा सीटें लेकर आई। पिछले बार भी वो 300 से ज़्यादा सीटें हम जीत रहे हैं ये दावा कर रहे थे, तो 303 सीटें जीत गए। तो बीजेपी ने ये एक अपना माइंडसेट बनाया, तो उसी को वो इस बार भी उन्होंने पहले से हवा बनाई है कि 370 तो हमारी आ ही रही हैं, बिल्कुल 400 हम हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो सहयोगी, जो एनडीए के सहयोगी, और जिन लोगों ने उनको जो है राज्यसभा में वोट किया या संसद में वोट किया उनके बिलों पर, तो उसको मिला के हम 400 तो हैं, हम 400 के पार जा रहे हैं। तो अब 543 में से 400 आप कह रहे हैं कि हम हैं, तो जनता को एक भरोसा आता है कितने कम करेंगे लोग वोट। यदि जो मोदी से नाराज भी होंगे, जो बीजेपी सरकार के कामकाज से नाराज भी होंगे, तो कितना कम करेंगे वो, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग उनके समर्थन में। फिर वो ये जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो उनके जो कार्यक्रम है, और एक तरीके से जो विकास दिखा है, आप ये देखिए, आज हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, पहले मध्य प्रदेश में लाइट गई तो कब तक आएगी ये वाली स्थिति होती थी, आएगी कि नहीं आएगी। अब जो लाइट कितनी देर के लिए गई वो सवाल होता है। सड़कों पे दिखता है जी, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, कटौती के लिए 4 घंटे लाइट जाती है। पहले तो ये स्थिति ही नहीं थी। आज सड़कों की स्थिति देख लीजिए आप, देश में किसी भी कोने में आप चले जाइए, कार से जाना आपको है तो तुरंत निकल जाइए, सोचने की जरूरत नहीं है आपको। बिजली, पानी, सड़क की तमाम जो बुनियादी सुविधाएं, उसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हुआ है। हम मध्य प्रदेश की स्थिति को देखें तो मेडिकल कॉलेज, जिस मध्य प्रदेश में 4-5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 30-32 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज इतने ज़्यादा हैं कि उनको स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, जो शिक्षा की जो स्थिति में सुधार हुआ है, तो बुनियादी सुधार हुआ है। रोजगार के अवसर बढ़े हैं लोगों के, निश्चित तौर पर सरकारी नौकरियां भले उतनी ना मिली हों, लेकिन रोजगार के अवसर भी लोगों के बढ़े हैं।
तो कहीं ना कहीं जो लोगों विकास की कश्ती पर लोग सवार होकर चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको भी ये दिख रहा है। तो यहाँ पर भी वो तुलना करते हैं। जो अब हम इंडिया के जो गठबंधन के जो वादों पर जाएं, तो उनके जो वादे इरादे हैं वो ऐसे हैं, लोगों के गले उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े वादे कर लिए उन लोगों ने कि ये देंगे, वो देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 1 लाख दे देंगे। तो जो वादे हैं उनके गले नहीं उतर रहे हैं। और फिर उस पर जो उसको लेकर जो बीजेपी ने जो आक्रामक हमला किया है, उन्होंने कहा कि भैया इनके तो घोषणा पत्र में जो है ये ने कहा कि आरक्षण ओबीसी का लेकर मुस्लिमों को दे देंगे। और वो जो कहा बीजेपी ने जो आरोप लगाया उसको साबित करने के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के उदाहरण भी सामने ले आएगा। और ये बीजेपी की किस्मत है कि चलते चुनाव में जो है पश्चिम बंगाल के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जबकि गुजरात में मिल रहा है उसी कैटेगरी में आरक्षण। उसे तो जो है एक तरीके से ये कहें कि शायद प्रकृति भी उनका साथ देती हुई नजर आई कि वो जिस चीज पर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को घेर रहे थे उसको लेकर कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ गया। तो जनता को एक तरीके से वो ये साबित करने में रहे कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हम ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, हम एससी का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, हम एसटी का आरक्षण नहीं खत्म। ये इसलिए बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है क्योंकि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन का जो पूरा नैरेटिव, आप राहुल गांधी का भाषण सुनिए, उनका 40 मिनट के भाषण यदि वो दे देते हैं मान लो, तो उसमें से जो 30 मिनट तो वो केवल जातिगत जनगणना पे बात करते हैं। वो बताते हैं कि केंद्र सरकार में 6 IAS जो है वो ओबीसी के हैं और 1 SC का है, 1 ST का बजट। अब ये बताइए, ये केंद्र का बजट का नैरेटिव कभी किसी अफसर के हाथ में होता है क्या? बजट कोई अफसर रिलीज करता है क्या किसी विभाग के लिए? और ये सरकार तो तमाम जगह से बकायदा और सुझाव इतने साल, लेती है। और ये भी 55 साल तक देश में राज करने वाली पार्टी के नेता यदि ऐसी बात कर रहे हैं तो जनता के गले कब उतरेगी ये बात? ये बात आज से 50 साल पहले कहते हैं, जब देश में शिक्षा का अभाव था, जब सूचना तंत्र इतना नहीं था कि आप जो कहें उसको जनता आंख मूंद के मानने के लिए भरोसा करती थी, क्योंकि वो क्रॉस चेक नहीं कर पाती थी। आज की तारीख है, हर हाथ में स्मार्टफोन है, हर आदमी जागरूक है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ज़्यादातर अशिक्षित तो बहुत ही कम लोग रह गए हैं। तो निश्चित तौर पर उस दौर में आप वो बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो है वो कालिदास की तरह का चुनाव प्रचार ये कहें तो वो शायद ज़्यादा कांग्रेस ने लड़ती हुई दिखाई दी है। तो प्रदीप जी, नैरेटिव सेट करने की दोनों ही दलों ने कोशिश की, डराने की भी कोशिश की। प्रभु जी ने भी कहा कि हर चरण में मुद्दे भी बदले। आपको क्या लगता है किस नैरेटिव कोई सेट कर पाया? किस पर ज़्यादा मतदाताओं ने भरोसा किया होगा? कौन सी बातों के आधार बनाकर मतदान किया होगा? देखिए ब्रजेश जी, जिस तरीके से बीजेपी अपना शुरू से ही स्ट्रेटजी तय कर रही थी, पहले आप देखें तो लगातार जो टीम है बीजेपी की वो मुद्दे तलाश रही थी, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए। वो सारे मुद्दे इनके पास थे। आप जब पिछला चुनाव हुआ था उस चुनाव में बीजेपी ने तय कर दिया था कि इन चीजों की लोगों को ज्यादा जरूरत है, मकान की, जल की, ये सारी सुविधाएं जो है सरकारें मुहैया कराने लगी। फिर अभी सरकार को ये लगा कि जो मुफ्त राशन हम दे रहे हैं वो अगर हम बंद कर देंगे तो लोगों के लिए दिक्कत होगी, तो फिर सरकार ने उसको बढ़ा दिया और अगले कार्यकाल मतलब तय कर दिया है कि आने वाले समय तक हम अभी जारी रखेंगे इसको। तो मुझे लगता है कि जो नब्ज है जनता की, जो जिस पे विश्वास जनता कर रही है मोदी सरकार पे, उस नब्ज को सरकार ने पकड़ लिया है और इसी को लेकर वो आगे बढ़ रही है। आप देखें, सड़कें नहीं थी, जिस तरह से अभी प्रभु जी कह रहे थे कि सड़क, बिजली, पानी, ये कहीं समझ में नहीं आ रहा था जब सरकार कांग्रेस की थी या दूसरे की थी। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद आप देखें तो टोल टैक्स जरूर लगे हैं लेकिन सड़कें बेहतर हो गई हैं। लोग अब उसको ये नहीं कह रहे हैं कि हमको पैसा ज्यादा लग रहा है या हमारी डीजल की महंगाई हो गई, पेट्रोल महंगा होगा। इन चीजों से लोगों को बहुत ज्यादा मतलब है। लोगों को ये मतलब है कम समय में लंबी दूरी हम तय कर ले रहे हैं। दूसरी बात आप देखें, रेलवे की जो सुविधा है उसमें काफी इजाफा हुआ है, बेहतर रेलवे की सुविधा, फ्लाइट की सुविधा। तो ये बहुत सारी चीजें अब लोगों को दिखने लगा है कि किस सरकार पर हमको विश्वास करना है। और यही कारण है कि मोदी जी आप बार बार गारंटी की अपनी बात करते हैं। उनको ये मालूम है कि जो जनता की नब्ज है उसको हम अगर समझ लेंगे और उसको उसके हिसाब से विकास करते जाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता हमारी साथ देगी। कांग्रेस हमको लगता है इसमें पीछे रह गई। कांग्रेस को अभी समझने की जरूरत है। कारण यह है कि कांग्रेस पहले से कोई स्ट्रेटेजी तैयारी नहीं करती है। सहयोगी दलों के साथ वो क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उठाती जरूर है, लेकिन कोई नेशनल ऐसा एजेंडा कांग्रेस के पास नहीं। जिन मुद्दों को कांग्रेस ले आती है उसकी कटाक्ष पहले ही बीजेपी कर देती है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों को कांग्रेस के भी समझने की जरूरत है और लोगों को जोड़ने की जरूरत है, तब लोग भरोसा कर पाएंगे कांग्रेस पर या उनके सहयोगी दलों पर।
बीजेपी ने ये इन चीजों को पहले से ही समझ लिया है। यही कारण है कि आप देखो 300, पिछली बार 303 सीटें, उसके बाद सहयोगी दलों के साथ ये 330 के नियर अबाउट थे। अब 400 पार का एजेंडा जो बीजेपी ने तय किया था, वो यही कारण था कि हमने जो काम किए हैं, अगर उस मुद्दों को हम गिनाएंगे, लोगों के पास जाएंगे और बात रखेंगे। यही कारण है कि आप देखें तो बीजेपी संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय ग्राम पंचायत स्तर तक की पूरी जानकारी देने के लिए एक टीम गठित कर दी थी, और लोगों को ये मालूम था केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो कहां कहां किन किन चीजों पर पहुंच रही, ये लोगों को बताओ। ये जरूर था इस चुनाव में। आप देखें तो वोटिंग परसेंटेज शुरुआत से थोड़ा कम रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला है, और बीजेपी इस पे पूरा बीजेपी भरोसा करके चल रही है। बहुत यूपी में मैं था तो वहां से तो ये मैसेज आ रहे थे कि 71 के नियर अबाउट बीजेपी मान के चल रही है। वो नतीजे आने के बाद पता चलेंगे, लेकिन अभी बीजेपी का जो एजेंडा है वो हाई। जी तो बीजेपी का एजेंडा हाई है मनोज जी, लेकिन जो हमने सर्वे कराया है, अपना खुद का सर्वे भी, हम उसमें देख रहे हैं कि जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, उसको 100 से 125 से लेकर हम देख रहे हैं 154 तक सीटें मिल रही हैं। तो इसके पीछे क्या है? मतलब बिना वेव का चुनाव था, कोई मुद्दे नहीं थे, कांग्रेस इतनी कमज़ोर थी, इंडिया गठबंधन इतना कमज़ोर था, इसके बावजूद क्यों लगता है आपको कि किस आधार पर बेरोजगारी या महंगाई भी मुद्दे असरकारक रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, दो बड़े कारण है मुझे लगता है उसके पीछे। 2014-2019 की हम बात करें तो लगभग 200 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, और बीजेपी का स्ट्राइक रेट था 90%। इस चुनाव में आप देखिए कांग्रेस ने लगभग उतनी सीटों पे बीजेपी के साथ सीधी फाइट थी, और वो चुनाव लड़े 325 सीटों के आसपास। अब बस्ती है 240 के आसपास सीटें। तो उस 240 में से अगर आपको कांग्रेस को अगर हम मैक्सिमम सीट देते हैं 75 आज की मौजूदा परिस्थितियों में, क्योंकि हम अपना आंकड़ा भी बताएंगे, तो बची हुई जो 200 सीटें हैं वो 240 में से इंडिया गठबंधन को 200 सीटें जीतना पड़ेंगी, और उसके प्रतिद्वंदी बड़े बड़े हैं, उसमें बीजू जनता दल भी है, तमाम सारे ऐसे दल हैं, क्षेत्रीय दल भी हैं। तो आपको लगता है कि क्या उतना अच्छा उसका स्ट्राइक रेट हो सकता था? नहीं हो सकता था। तो यही कारण है कि जैसा मैंने कहा कि जो कांग्रेस अगर अपनी सीटें 125 तक ले जाती, तो वो जो कह रहे थे कि हम बीजेपी को बहुमत से रोक देंगे, क्योंकि फिर बीजेपी को अपनी सीटें दक्षिण में बढ़ाना पड़ती, जो बढ़ाती दिख भी रही है, लेकिन उतनी भी नहीं बढ़ पाती जितनी कांग्रेस को। अगर हम देख रहे हैं कि अगर पिछले चुनाव में 52 सीटों से अगर वो 125 सीटों तक जाती, लगभग 75 सीटों का उसको फ़ायदा होता अगर, तो ये वो आंकड़ा होता है जिसके कारण लगता कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में टक्कर है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत खराब होता नजर आ रहा है। दूसरी बात है जो बाकी के राज्य हैं उसमें भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का दिखता नहीं पड़ रहा है कि वो कर रहा है। कि जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें कि 17 सीटें उन्होंने गठबंधन से ली थी, अखिलेश से, कि क्या उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब तक हिंदी पट्टी में कांग्रेस का परफॉर्मेंस नहीं सुधरेगा, तो हर बार आप ये देखिएगा कि 14, 19, 24 की कहानी दोहराई जाएगी। क्योंकि आप जब 200 सीटें, 325 में से आप 200 सीटों में से अगर 15-20 सीट जीतने की स्थिति बन रही है, या 30 सीट जीतने की स्थिति बन रही है, तो दक्षिण भारत आपको कितना कवर मिलेगा? वो भी तब हमने देखा था पिछली बार केरल में कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें मिल गई थी, लेकिन क्या इस बार उतनी सीटें मिल रही हैं? शायद नहीं मिल रही हैं। आप देखिए कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, लेकिन क्या बीजेपी को 25 सीटों से वो कितना नीचे ला पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 1 सीट से, रायबरेली से अपनी कितनी सीट ऊपर ले जा पा रही, क्योंकि इस बार जो है हमने देखा था राहुल गांधी मेरठ माफ़ कीजिए अमेठी में हार गए थे, और लग रहा था इस बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अगल बगल मेरठ और रायबरेली से लड़ेंगे। लेकिन प्रियंका ने अपने भाई का कैंपेन संभालना जरूरी समझा, क्योंकि आखिरी दौर में राहुल गांधी ने वह नामांकन दाखिल किया था, और डर ये था ऐसा नहीं हो कि दोनों सीटों के चक्कर में एक और सीट कांग्रेस के हाथ से चली जाए। बिहार में आप देखिए तेजस्वी बहुत अच्छा करता दिख रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है? हिमाचल में आप देखिए उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि 4 लोकसभा की जगह जो 6 विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो, क्योंकि जो 6 कांग्रेस के बागी थे जिन्होंने राज्यसभा में उनके खिलाफ वोट किया था, जिनको कांग्रेस पार्टी के बाद उनसे निकाल दिया गया था, तो अगर वो 6 के 6 उपचुनाव हार जाती विधानसभा का, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार संकट में जाएगी। तो कांग्रेस के नेताओं का पूरा फोकस इस बात पे था कि विधानसभा चुनाव जीत लिया जाए, लोकसभा की कहानी देख ली जाएगी, क्योंकि 4 सीटें थी लोकसभा में। उत्तराखंड में आप देख लीजिए, पिछली बार हरीश रावत जैसे बड़े चेहरे थे, इस बार कोई बड़ा चेहरा उनका मैदान में नहीं था। और दूसरी तरफ हम देख लें बीजेपी की तरफ से देख लें, हमने मध्य प्रदेश में हमने देखा
कि जिस खजुराहो में कोई टक्कर नहीं थी, कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार था जिनका नामांकन खारिज हो गया, लेकिन बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता वहाँ प्रचार करने गए क्योंकि लीड बढ़ाना थी। आप इंदौर का उदाहरण देख लीजिए कि कांग्रेस के कैंडिडेट एन टाइम पे नामांकन वापस ले लेते हैं, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट को देख लीजिए कि लगभग बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता वहाँ कैंपेन करने गया। तो बीजेपी ने कोई भी जो उनकी मजबूत सीट हो चाहे उनकी कमज़ोर सीट हो, आप उसी भोपाल में देख लीजिए कि कितने लंबे समय से गढ़े, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भी रोड शो करते हैं। आप देखिए होशंगाबाद में कि इतना बड़ी मजबूत गढ़ है, लेकिन पिपरिया में नरेंद्र मोदी की सभा हो जाती है। तो कांग्रेस जब तक हिंदी पट्टी में अपना प्रदर्शन नहीं सुधारेगी, आप राहुल गांधी देखिए जब वायनाड दोबारा लड़ने चले गए तो पूरा एक नैरेटिव ये सेट हुआ कि उत्तर भारत को कांग्रेस ने उसके हाल पर छोड़ दिया है। पिछले हमने देखा कि चुनाव के पहले एक नैरेटिव सेट होने का प्रयास हुआ, लोकसभा तक में मामला उठा हुआ कि उत्तर बनाम दक्षिण करने का प्रयास किया, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी नहीं उठाया भी। लेकिन उन्होंने अपने मुद्दे ऐसे सेट किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कि जो मामला साउथ को इफेक्ट कर सकता था उसको उन्होंने दूर से भी नहीं छुआ। जब वहाँ के चुनाव निपट गए तब उस मामले को उन्होंने उत्तर भारत में जोर शोर से उठाया ताकि दक्षिण भारत के उसके सहयोगियों को दिक्कत नहीं आए। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में जो मुद्दे आना शुरू हो गए, जो अनुमान थे एग्जिट पोल के, हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं ब्रेकिंग में किस तरह से कहाँ पे प्लस होती दिख रही है। सी वोटर का एग्जिट पोल आ गया, 3 एजेंसियों रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स ने 353 से 360 सीटें तक देने का एनडीए गठबंधन को, बीजेपी प्लस को और कांग्रेस को 118 से 133 सीटें दी, अन्य को 43 से 48 दी। रिपब्लिक PMARQ मैट्रिज ने दी हैं 359 सीटें और 154 सीटें दी हैं इंडिया गठबंधन को और 30 सीटें दी हैं अन्य को। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स ने दी है 371 सीटें एनडीए को, 125 सीटें इंडिया गठबंधन को और 47 सीटें अन्य को। रुझान आना शुरू हो गए हैं। जो पहले जो आए हैं 3 अनुमान, जो प्रभु जी वो भी प्लस बता रहे हैं, 370 के करीब भी पहुंचा रहे हैं, जो बीजेपी ने टारगेट रखा था लेकिन 400 पार का रखा था, सर्वाधिक 371 आए। देखिए ब्रजेश, 400 एक ऐसा मैजिक फिगर है जहां तक यदि पहुंचने के लिए बहुत बड़ी लहर की ज़रूरत है, सुनामी की तरह लहर की ज़रूरत मानी जा रही थी। और शायद बीजेपी का यही जो 400 पार का जो नारा था, इसी को लेकर आप देखिए कि जो एग्जिट पोल करने वाले प्रेक्षक हैं या योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं, वो लोग इस बात को लेकर कह रहे थे कि वहाँ तक नहीं पहुँच रही है बीजेपी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा टारगेट बीजेपी ने सेट किया। तब ये बीजेपी के एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी हो सकता है कि उन्होंने कहा हम 400 पार, निश्चित तौर पर। तो जब आप 400 तमाम विशेषज्ञ उसी में उलझ कर रहेगा कि 400 होंगे या नहीं होंगे। जब आप 400 की बात करेंगे तो 200 तो आपको जनता मान रही है कि 200 तो आप आ ही रहे होंगे, 300 आप पहुंची थे, तो 300 से थोड़ा सा कम कर लें तो इंडिया गठबंधन में और ट्रैक रिकॉर्ड भी है ना, पहले जो आपने नारे दिए उसके लगभग पहुंचे हैं आप जी। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी ने एक बड़ा गेम प्लान का हिस्सा ये हो सकता है। और अब आखिरी दौर में प्रधानमंत्री ने फिगर देना बंद कर दिया था। प्रधानमंत्री की जो आखिरी सभा हुई होशियारपुर में, उसके पहले की सभा हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, आखिरी तक। लेकिन अमित शाह जो है वो अपनी बात पर जरूर डटे रहे, वो जगह जगह की फिगर बताते रहे, हर राज्यवार बता रहे थे, राज्यवार, और ये भी बता रहे थे राजस्थान में नुकसान हो रहा है उनको। बिल्कुल, ये भी बता रहे थे उनको कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, मतलब वहां पर विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिलने वाली, इस तरीके की भी उनका वो आकलन था। अब इस पूरे में एक जो सबसे हास्यास्पद स्थिति जो समझ में आ रही है ब्रजेश जी, वही कांग्रेस जिसने कल एग्जिट पोल का बायकॉट करने का निर्णय लिया था कि उनके कोई प्रवक्ता या नेता एग्जिट पोल में शामिल नहीं होंगे क्योंकि एग्जिट पोल में नैरेटिव गलत सेट किया जाता है। वही कांग्रेस जब आज अपना लीडर, इंडिया गठबंधन अपना लीडर चुनने को बैठा, जब उन्होंने कहा कि हम 295 प्लस जीत रहे हैं, तब जाकर उन्होंने ये कहा कि नहीं, एग्जिट पोल में हमारे लोग जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे जो बीजेपी जो एक गलत नैरेटिव सेट कर रही है, बीजेपी के जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उस षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए हम जाएंगे। तो जो अभी तक के जो 3-4 एग्जिट पोल आए हैं, तो वो तो बीजेपी के उसी लाइन पर जा रहे हैं जहाँ बीजेपी के नेता शुरू से दावे करते रहे, बीजेपी समर्थक कहते रहे कि वो 370 पार जा रहे हैं, तो लगभग आसपास एनडीए पहुंच रहा है। देखिए, सरकार तो 272 पे बननी है, बिल्कुल, एक वोट से जीता होता है और एक वोट से हारा होता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिर गई थी। तो निश्चित तौर पर ये जो है सरकार तो बीजेपी बनाने की स्थिति दिख ही रही है। अभी तक के जो सर्वे आए हैं, जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये है कि वो 400 ना भी पहुंचे,
वो 370 भी एनडीए पहुंच जाता है तो भी उनके लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि सरकार तो बनाने की स्थिति में पहुंच ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका एक जो नारा था, उन्हें जो एक नेगेटिव सेट, क्योंकि इस बार कोई लहर नहीं थी, वो चीज़ें नहीं थी जिस कश्ती पे सवार होकर नरेंद्र मोदी लगातार 2 चुनाव जीते, वो स्थितियाँ नहीं थी। इसलिए आप देखिए कि पूरे चरणवार चुनाव में उनको मुद्दे बदलने पड़े। प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र तक जाना पड़ा, प्रधानमंत्री को मुजरा तक जाना पड़ा। ये इस चुनाव में पहली बार देखने को मिला है। आमतौर पर यह होता था कि विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ शब्दों का प्रयोग किया जाता था, वो जवाब देते थे, लेकिन वो यदि यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो ये मान के चलिए कि लहर पैदा करने की कोशिश थी, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश थी, इसीलिए यूसीसी की भी बात हुई, तमाम तरीके की बात हुई। और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनके घोषणा पत्रों में क्या कहा गया, सीपीआई के घोषणा पत्र में, सीपीएम के घोषणा पत्र में यदि ये कहा गया कि भारत के परमाणु बम नष्ट कर देंगे, तो प्रधानमंत्री हों चाहे अमित शाह हों ने भी उस बात को रेखांकित किया, पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यदि दबे छुपे में मुस्लिम तुष्टीकरण की बात हो तो उसको भी उन्हें उभार कर बताया, उसको बाकायदा एक्सप्लेन करके लोगों को समझाया और कई दौर में समझाया, लोगों के दिमाग में इस चीज़ को बैठाया कि ये क्या षड्यंत्र हो रहा है, और उसके उन्हें प्रमाण भी दिए, जैसा अभी हम देख रहे थे। तो निश्चित तौर पर पूरी कोशिश जो है उनकी तरफ से की गई है और इसीलिए शायद ये मेहनत है। 180 से ज़्यादा सभाएं एक प्रधानमंत्री कर रहा है एक चुनावी दौर में, इस उम्र में लगातार दौरे कर रहा है, रोड शो कर रहा है, बिना थके प्रयास जो बीजेपी के नेता कर रहे थे। अब उसकी तुलना में देखिए ना, प्रधानमंत्री से आधी उम्र के राहुल गांधी जो है 2 दिन में 1 जनसभा कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री 1 दिन में 4 कर रहे थे। अंतर देखिए आप, कहाँ कर रहे थे वो 4 तो अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे थे, लगातार दौरे कर रहे हैं, गला बैठ रहा है नेताओं का, आवाज़ फट रही है, लेकिन वो लगातार भाषण दिए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब नहीं हो रही। वहाँ तो तबीयत खराब होने से शायद मध्य प्रदेश की एक सभा भी खत्म करके वो चले गए थे, उसमें नहीं आए की सभा नहीं, उनकी जगह पे दूसरे नेता को भेज दिया उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो निश्चित तौर पर ये है जहाँ जनता जिसको सुनना चाह रही है यदि वो खुद ही पलायन कर जा रहा है, और दूसरी तरफ वो है जो बीमार है, दवाई खा रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतना है, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य है कि हमको जीतना है। क्योंकि बीजेपी हो, ये सब आरएसएस के मूल के लोग हैं, ये जब आए हैं तो इनको सिखाया गया है कि लक्ष्य को साधने के लिए कैसे मेहनत करनी है, कैसे उसके लिए जो आपको बाण चलाने हैं, कैसे अपना बचाव करना है। तो तमाम जो तरीके होते हैं वो सारे पैतरे दांव पे आजमा कर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी मेहनत है, यदि वो इस स्थिति पर पहुंचते हुए जा रहे हैं तो उसके लिए वो डिजर्व भी करते हैं यहाँ पर। जी, तो प्रभु जी मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। रविंद्र तोमर हैं हमारे साथ, कांग्रेस से पूर्व विधायक हैं। रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी, जो रुझान आ रहे हैं अभी पहले 3, उसमें कांग्रेस और उनके सहयोगियों को 118, 133 और अधिकतम 154 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे? आपके बड़े नेता इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल 295 प्लस की दावे कर रहे हैं, वैसी मेहनत आपने की नहीं है चुनाव में। अनम्यूट कर लीजिए आपका माइक। तोमर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है आपका। लगता है कुछ तकनीकी खामी है। लौट रहा हूं मैं तोमर जी आपके पास। तो शर्मा जी, जो रुझान आ रहे हैं, शुरुआत के जो अनुमान लगाया जा रहा था तो उसके अनुसार जी तोमर जी आवाज आ गई। तोमर जी की आवाज आ गई। मैं ये कह रहा था कि अभी तो एक अनुमानित है, परिणाम तो नहीं आ गए, परिणाम तो 4 तारीख को आएगा। रहा सवाल इसका जीत और हार का, ये प्रजातंत्र है। बाकी तो रहा सवाल मेहनत का। मेहनत तो हर नेता अपने हिसाब से करता है चुनाव में, जो राजनीति में होता है वो मेहनत 24 घंटे करता है। लेकिन अभी बात चल रही थी ना तोमर जी कि कितनी सभाएं राहुल गांधी ने की और एक 75 साल के प्रधानमंत्री लगातार कितनी मेहनत कर रहे थे, तो उससे फर्क तो पड़ता है। जब आप ज़्यादा मेहनत करोगे, यदि किसी परीक्षा में जा रहे हैं आप, ज़्यादा मेहनत करके जाओगे तो निश्चित तौर पर आपके अंक ज़्यादा अच्छे आएंगे। नहीं, वो अंक आते हैं ना, मैं उसका उदाहरण भी तो हूँ जी। मैंने दिल्ली में विधायक रह करके, इतिहास है, जब से 52 से चुनाव हुए तब से आज तक पहला विधायक था मैं हर गरीब अमीर के दरवाजे गया, हर एक की सेवाएं दी उसको बराबर। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है आकर के और चुनाव को लूट लिया। तो इससे क्या होता है, मेरे सामने उदाहरण है। तो बात ये है कि मैं इस विषय को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आपने कहा था कि इसका फर्क पड़ता है, ये बात सही है कि मेहनत का फर्क पड़ता है। आज जनता चाह रही, दिल्ली की जनता कह रही है ना कि रविंद्र सिंह तोमर अच्छा था नरेंद्र सिंह तोमर की तुलना में। लेकिन बात यह है कि
परिणाम क्या हुआ उस समय? इस चुनाव को लूट करके बेईमानी से ले लिया। वो एक विधानसभा का चुनाव, चलिए मान लेते हैं आपकी बात भी, लोकसभा का क्या आपको यहाँ भी लग रहा है कि जनादेश लूट लिया जाएगा? नहीं, या अभी से भूमिका बना रहे हैं आप लोग? मैं भूमिका नहीं बना रहा हूँ, मैं जो आपने बात कही मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं उसका लेकिन आपको लग रहा है कि मुरैना लोकसभा का नतीजा भी वही होगा जो दिल्ली विधानसभा का हुआ है? मेहनत कितना, केवल चुनाव जीतने के लिए, या बेरोजगारी खत्म करना है, महंगाई को रोकना है, या भ्रष्टाचारी बात करनी है? केवल चुनाव जीतने के लिए मेहनत करनी है, बस इतना काम करना है। तो जब मुद्दों की बात करेंगे जनता की, तभी तो चुनाव जीतेंगे ना, उनके बीच जाएंगे तो कैसे जीत जाएंगे चुनाव? और आपको क्या लगता है जो दिमनी का परिणाम आया वैसे ही मुरैना का परिणाम आने वाला है इस बार? भाभी जनादेश लूट रहा है क्या? परिणाम आने दीजिए, उस पर बात होगी, ऐसा कुछ नहीं। तो परिणाम आएंगे तब बात होगी। लेकिन सुरेश शर्मा जी, जो नतीजे, जो रुझान आ रहे हैं, नतीजे तो आएंगे बाद में, उसमें जन की बात की करें तो एनडीए और बीजेपी प्लस को वो 377 सीट दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन को 151 सीट दे रहे हैं, अन्य को 15 दे रहे हैं, इंडिया न्यूज को का जो सर्वे है उसमें 371 दे रहे हैं, रिपब्लिक भारत का है जो 361 दे रहे हैं इंडिया गठबंधन को, रिपब्लिक टीवी का है तो वो 360 दे रहे हैं, इंडिया न्यूज़ 371 दे रहे हैं। तो जो रुझान आ रहे हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा था जो एग्जिट पोल के, उसमें तमाम जो अभी तक आए हैं उनने बीजेपी और उनके सहयोगी एनडीए की सरकार बनाने के लगभग पूर्ण बहुमत क्या है, उससे जो टारगेट वो 370 लेके गए थे वो हासिल करते दिख रहे हैं। हालांकि उनका 400 पार का था एनडीए का, लेकिन 371 तक तो अधिकतम पहुंच रहे हैं, जबकि कांग्रेस अधिकतम पहुंच रही है 154, 125 से तमाम सर्वे में, एग्जिट पोल में। इसमें अच्छी खबर ये है कि कांग्रेस विपक्ष के नेता की पदवी प्राप्त कर लेगी इस बार, सबसे लेकिन बड़ी वो चीज ये इंडिया गठबंधन का है, अकेले कांग्रेस का नहीं है। नहीं, कांग्रेस की सीटें जो हैं इस बार 55 से ज्यादा जाएंगी यदि ये बातें रही तो जी। मैं जो है इसमें पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ कि किसको कितनी, पर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 2024 का चुनाव है, ये चुनाव तो पहले ही दिन सेट हो गया था कि इसके परिणाम क्या आने वाले हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि 5 चरण तक, जैसा मैं आपके चैनल पर एक बार पहले भी बोल चुका हूँ, 5 चरण तक तो विपक्ष की कहीं ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही थी कि वो चुनाव में कोई मेहनत कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये था कि इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं क्योंकि जनता में उनका वातावरण है, उनका नाम चल गया है। इस नाम को रोक पाने के लिए जो रणनीति बनाना चाहिए वो रणनीति कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही थी। दूसरा, इंडिया गठबंधन के जो लोग थे वो आपस में अपने अपने क्षेत्र को बचाने में लग गए थे। कांग्रेस को लगा हम अपनी सीटें जीत लेते हैं ताकि हमारी स्थिति बनी रहे। जनता दल इसका जो राजद वाले थे, लालू प्रसाद जी का परिवार था, उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि भाई आपको जो है कन्हैया कुमार को मत यहाँ से बिहार से नहीं लड़ने देना। फिर आपने कहा कि पप्पू यादव को जो है टिकट नहीं देना, कांग्रेस नहीं दे उसको टिकट। तो इन सारे खेल के बीच में ये रहा कि क्षेत्रीय दल अपनी राजनीति कर रहे थे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे आपकी जो है महाराष्ट्र की बात हो। तो ये क्षेत्रीय दल अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, इंडिया की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहे थे। ये बात अपनी जगह है कि जब सबकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इंडिया गठबंधन की स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन जो सामूहिक प्रयास होना चाहिए, जैसे एनडीए वालों की तरफ से सामूहिक प्रयास हुआ, कहीं आपको कंट्रोवर्सी दिखाई नहीं दी। कंट्रोवर्सी इधर भी नहीं हुई, ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए तो कंट्रोवर्सी नहीं हुई, लेकिन जो एक सामूहिक प्रयास और किसी एक, लेकिन झगड़े तो हुए। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस के जो सीटें दी थी अपने सहयोगियों को, उनका उम्मीदवार उसने विड्रॉ नहीं किया। सीट वितरण की बात देखिए, सीट वितरण का दौर निकल चुका है, अभी तो हम चुनाव परिणाम के लिए और प्रचार की बात कर रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि चुनाव प्रचार के समय यदि समग्रता दिखाई दी है तो वो एनडीए में दिखाई दी है। इंडिया गठबंधन में सारे नेताओं ने मेहनत की है, लेकिन वो मेहनत अपने दल के लिए, अपना वजूद बनाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए की है। एक बात तो ये है, जैसा मैं कह रहा था कि 5 चरण तक कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दी कि कोई सत्ता छीनने की रणनीति पर काम कर रहा है या सत्ता छीनना चाहता है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया। केवल छठे और 7वें चरण में ये बातें आई। छठे और 7वें चरण में जी शर्मा जी, छठे और 7वें चरण में ये बातें आई कि इंडिया गठबंधन रेस में शामिल हो रहा है। आप एक चीज और देखिए, हम सब लोग इस बात के अनुभवी हैं क्योंकि हम सब मध्य प्रदेश के हैं। हमने जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव देखे थे तो एक भी व्यक्ति की हिम्मत ये नहीं पड़ रही थी, जिस प्रकार का राजनीतिक वातावरण बनाया था या मीडिया परसेप्शन बनाया था उसमें कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है।
जनता के बीच में क्या है ये किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की, और परिणाम के रूप में विपरीत परिस्थितियां आई। तो आज जो है एक चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है कि हम जनता के बीच में जाकर के जब हम खड़े हो रहे हैं तो हमें ये अच्छे से दिखाई दे रहा है कि जनता किसके पक्ष में है। बड़ी संख्या में लोग मोदी का नाम लेते हैं, कम संख्या में राहुल का नाम लेते हैं, और उससे कम संख्या में लोग चुप रहने वाले हैं जो हम नहीं बोलेंगे। मेरे ख्याल से बाई दी वे कोई आदमी मिला होगा जिसने ये कहा होगा कि हम कोई जानकारी नहीं देना चाहते, लेकिन खुल करके बोलने वाले, तेजी से बोलने वाले मोदी के प्रति दिखे, थोड़ा कम बोलने वाले राहुल के प्रति दिखे। मैं ये मान करके चलता हूं कि 85 से ज्यादा प्रतिशत लोग ऐसे मिले जिन्होंने मोदी को वोट देने की बात करी। 12%, 10% के लगभग जो है 10 से 12% लगे मिले जिनने कहा कि हम कांग्रेस को समर्थन करना चाहते हैं, और बाकी के लोग जो है ऐसे लगे जिन्होंने बोलना नहीं चाहा। यानी इस चुनाव में मुखरता दिखाई दी। मैं प्रभु जी एक बात बिल्कुल आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस बार की जो हवा थी, इसको आप लहर मत कहिए, आप वेव मत कहिए, लेकिन इस बार की जो हवा थी वो ऐसी हवा थी, ठंडी ठंडी, साफ साफ, कूल है ना, बिल्कुल कह रही थी कि तो गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही शर्मा जी। गर्मी तो इसलिए पड़ी है कि आप देखिए लू भी चल रही है अभी तो। गर्मी तो चुनाव प्रचार में भी हमने देखा किस तरह से तीखे तीखे हमले हुए। नहीं, हम इस बार का चुनाव जो है इस रूप में भी याद रखा जाएगा। ठीक है, हम टिप्पणियों से विपरीत जा रहे हैं। इस बार का चुनाव भी इस बात को देख करके करा जाएगा। लेकिन एक बात है ना शर्मा जी, थोड़ा सा रोक रहा हूँ, इस पूरे चुनाव की थीम एम था, मोदी मंगलसूत्र, मुजरा, महिला, महंगाई। एक बड़ी समझने वाली बात है प्रभु जी, आप इस बात को मेरे को रेखांकित करिए, इस बात को जी। महंगाई और बेरोजगारी ये राजनीतिक भाषा में बोले जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये क्रियान्वयन के हैं या भाषण के शब्द हैं। जब भी कांग्रेस की सरकार थी, महंगाई की बात होती थी तो कांग्रेस की तरफ से भाव घटाने की बात की जाती थी, उस पर डिबेट नहीं होती थी। अब मोदी की सरकार है, महंगाई की जब बात होती है तो महंगाई के नियंत्रण की बात होती है। आपको याद होगा, मैंने जब मनमोहन जी का इंटरव्यू लिया था मध्य प्रदेश में, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव सरकार में, तो उन्होंने ये कहा था, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आप जैसा अर्थशास्त्री यदि फाइनेंस मिनिस्टर है तो फिर क्यों नहीं बढ़ रही। तो उन्होंने कहा कि जिस राजनेता में, हिंदुस्तान के जिस राजनेता में महंगाई का सामना करके जनता की नाराजगी मोल लेने की ताकत होगी, तभी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। क्योंकि अर्थव्यवस्था के सुधार का मतलब ही महंगाई होता है। जो अर्थशास्त्र का ABCD जानता है वो इस बात को जानता है। इसलिए आप देखिए, महंगाई के मामले में मनमोहन सिंह सहित अन्य अर्थशास्त्रियों की कोई टिप्पणी नहीं आई, केवल वो राजनेता बोल रहे हैं जो ये है। और बेरोजगारी का विषय जहां तक है तो बेरोजगारी हर साल पैदा होने वाली है। आने वाले समय में अंतर ये आएगा कि क्वालिफाई लोग निकल करके शिक्षण संस्थानों से आएंगे। अभी तो सर्टिफिकेट धारक आए हैं, जिसके कारण बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखता। बेरोजगार आदमी उसको मान लिया जाता है जो पढ़ा लिखा हो, जिनने क्वालिफाई ढंग से किया हो, इंटेलिजेंट हो, उसको कोई भी अपने ले ना ले रहा हो तब बेरोजगारी है। जिस आदमी के हाथ में सर्टिफिकेट हो, जैसे नर्सिंग होम पकड़े जा रहे हैं, ऐसे नर्सिंग होम की सर्टिफिकेट लेकर के कहेंगे कि इतने नर्सिंग जो है हमारे बेकार घूम रहे हैं, तो ये तो बेकार ही घूमेंगे। नेताओं के विश्वविद्यालय, नेताओं के बन गए, अब तो पहले महाविद्यालय थे, नेताओं के महाविद्यालय में फर्जी सर्टिफिकेट मिलती थी। आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि कोई उसे रखेगा? सरकार रखेगी या प्राइवेट कंपनियों वाले रखेंगे? तो ये एक समस्या थी, अब उसको सुधरा है। एनरोलमेंट का जो है नेशनलाइज हुआ है सारा। इसके बाद आने वाले समय में लोग पढ़ के निकलेंगे और ये बेरोजगारी के आंकड़े कम हो जाएंगे। अब तकनीकी बातों में आता नहीं, राजनेता है भाई, इनको तो केवल अपने हित के बारे में सोचना है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव न केवल साइलेंट चुनाव था, न केवल मोदी के समर्थन का चुनाव रहा है, न इसके बावजूद चार चीजें और महत्वपूर्ण रही हैं इस चुनाव में। हमारी सीमाओं की स्थिति क्या है, आतंकवाद की स्थिति क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, क्या हमने किसी मामले में कोई सुधार किया या नहीं किया। कोई भी विपक्ष का नेता ये नहीं कह पा रहा। तो महंगाई की बातें आमतौर से की जाती है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि देश के लिए बहुत ज्यादा अब आफत आ रही है, आतंकवाद बढ़ गया है, ये हो रहा। कुल मिलाकर के ये है कि ये जो साइलेंट दिखने वाला चुनाव है, ये पहले दिन से ही तय हो गया था कि तीसरी बार मोदी की सरकार बन रही है।
परिणाम 4 तारीख को इससे बेहतर आएंगे, मुझे जहां तक मेरा अनुमान है। ठीक, हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है अजय जी आपका भी अनादि टीवी पर। जो रुझान आ रहे हैं, जो अनुमान आ रहे हैं एग्जिट पोल के, वो तो आपके लिए कम से कम कह सकते हैं, हमको बधाई हो आपको अभी। लेकिन जो आपने लक्ष्य रखा था 400 पार का एनडीए गठबंधन का, लेकिन वो पार होता नहीं दिख रहा है। आपके सहयोगियों के साथ आप 371 से ऊपर जाते नहीं दिख रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह से एग्जिट पोल के अनुमान आ रहे हैं, लगभग सभी अनुमानों में पिछली बार हमारे 353 एनडीए के थे, उससे ऊपर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में तीसरे टर्म में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर देश की जनता का इतना अपार समर्थन मिल रहा है और पिछली बार की तैली से ऊपर जा रही है एनडीए की तैली, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। अब रही बात लक्ष्य 400 पार की, देखिए पिछले 2 चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल 90% अंक लाने वाले एक विद्यार्थी की तरह थे और हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर हम प्रयास कर रहे थे कि वो अंक हमारे 100% पहुंच जाए। तो इसमें कहाँ कमी है या कौन से दोष वाली बात है? हमने पूरा प्रयास किया और हमारे प्रयासों के हिसाब से पिछली बार के 90% जो हमारे थे उसमें भी संख्या और जुड़ती हुई दिख रही है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति देश की जनता का जो विश्वास है वो दिखाई दे रहा है। इस चुनाव में पूरी तरह माहौल एकतरफा था और ये चुनाव के जो रुझान दिख रहे हैं, ये रुझान अपने आप में बताते हैं कि क्यों इंडी गठबंधन के नेता पहले एग्जिट पोल से दूरी बना रहे थे। तो उन्हें स्वयं भी कहीं ना कहीं इस तरह के अनुमानों की उम्मीद थी, क्योंकि ये चुनाव पूरी तरह एकतरफा था। यहाँ जहां प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए का ये विकल्प था, उसके सामने विपक्ष का कोई विकल्प नहीं था। ना किसी नेता के नाम पर विपक्ष में एकता थी, ना उनका कोई ऐसा मैनिफेस्टो या मुद्दे थे जिसमें एक राय हो। आज अभी जब हम देख रहे थे इंडी गठबंधन की बैठक, तो केजरीवाल उस बैठक से निकल रहे हैं, कुल जमा 22 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से 13 सीटों में पंजाब में वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा गठबंधन कैसे हो सकता है? राहुल गांधी अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, उन्हें कोई और सहयोगी नेता मानने को तैयार नहीं था। मैनिफेस्टो में बहुत सारे अंतर थे, जहां कांग्रेस 25 लाख रोजगार की बात करती थी, आरजेडी 1 करोड़ रोजगार, कोई 370 बहाल, कहीं मुस्लिम आरक्षण बहाल। ऐसे अलग अलग मुद्दों के साथ जनता के पास ही विकल्प नहीं थे और पूरी तरह से केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने विश्वास किया। कहीं भ्रम फैलाने की भी कोशिश करी, राहुल गांधी एक लाल किताब ले आए तो बोले ये संविधान बचाने की लड़ाई है, लेकिन जनता ने महसूस किया कि देश में 90 चुनी हुई सरकारें गिराने वाली, आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर का राजनीतिक जीवन समाप्त करने वाली कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झूठ फैला रही है। और आखिरी में जब कुछ नहीं हुआ तो नस्लीय भेदभाव और तुष्टीकरण के मुद्दे, सभी मुद्दे लेके आए। लेकिन देश की जनता जागरूक है और जिस तरह का एग्जिट पोल का रुझान दिख रहा है ये हमारी उम्मीदों के अनुरूप है और हम विश्वास। लेकिन अजय जी, सी वोटर का जो अनुमान आया है, जो एग्जिट पोल आया है, उसमें आपको मध्य प्रदेश में नुकसान होता दिख रहा है। 26 से 28 सीटें मिल सकती हैं आपको और कांग्रेस को 1 से 3। देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह के हमारे पास फीडबैक है, भारतीय जनता का फीडबैक, जनता पार्टी का फीडबैक कोई हवा हवाई नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, बूथ कमेटियां, पन्ना प्रभारियों की रिपोर्ट के आधार पर हमारा फीडबैक है और भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल फीडबैक कहता है कि सभी 29 सीटों पे हम मजबूत हैं। आप परिणाम आने दीजिए। और ये तो सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश में 2-3 सीटों को छोड़ दे तो कांग्रेस तो चुनाव मैदान में तक नहीं थी। लगभग सभी सीटों पे एक तरफा मुकाबला था। 2-3 जगह जहां कांग्रेस के बाहुबली नेता थे, अपने स्वयं की ताकत के आधार पर कुछ चुनाव लड़ने की स्थिति बना पाए। तो ऐसे माहौल में कांग्रेस को कोई, चलिए बड़ी खबर आ गई है, मैं अपने दर्शकों को लौट रहा हूं अजय जी, मैं आपके साथ। मध्य प्रदेश में अन्य को 4% वोट मिले हैं और मध्य प्रदेश की सी वोटर बता रहा है कि 26 में से 28 सीटें मिली हैं, 1 से 3 कांग्रेस को जा सकती हैं जो सर्वे आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को 10 से 11 सीट मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। 11 सीटें हैं, यानी 10 बीजेपी को मिल सकती हैं, 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में नुकसान दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 1 से 3 सीटें कांग्रेस ले सकती है, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी अजय जी।
देखिए ब्रजेश जी, जो भी परिणाम होगा भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र के महापर्व में स्वीकार करेगी। हम कांग्रेस जैसा किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम सभी 29 सीटें जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो फीडबैक है वो हमारे कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आप सोचिए कांग्रेस की लचर स्थिति कि आप 29 सीटों पर उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाए, तो इससे ज्यादा कमजोर स्थिति क्या हो सकती है। बूथों पे एजेंट नहीं, झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता नहीं, चुनाव लेकिन मैदान में आराम नेता शर्मा जी, नहीं, लेकिन 29 अधिकांश पे उम्मीदवारों खड़े नहीं कर पाए, इसके बावजूद प्लस में दिख रहे हैं वो। शर्मा जी कुछ कह रहे हैं जी। शर्मा जी देखिए ब्रजेश जी, अभी परिणाम आने दीजिए। अभी मैंने स्क्रीन पर देखा है, आज तक के सर्वे में छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीटें जो है बीजेपी की बता रहे हैं, और मध्य प्रदेश में 28 से 29 तक, और कांग्रेस को दोनों ही जगह पर 0 से 1 आज तक के सर्वे में बताया गया। इस सर्वे को यदि थोड़ा सा बैक करके बताऊं मैं, तो बिहार में कम सीटें करते हुए दिखाया गया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है। अच्छा, पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आज तक का जो सर्वे था, उसी सर्वे में ही स्थिति करीब की करीब रही है, बाकी सारे सर्वे ऊपर नीचे हो गए थे। लेकिन तो इसलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में ये अनुमान आज तक का है कि सारी सीटें भी मिल सकती है या एक कम हो सकती है। तो बहुत बड़ा कोई नुकसान और परिवर्तन जैसी स्थिति इस सर्वे में यहाँ नहीं मतलब इस एग्जिट पोल में नहीं बताई जा रही। तोमर जी, नुकसान हो भी सकता है, फायदा हो भी सकता है आपको। बीजेपी को यदि नुकसान होगा तो 1 से 2 सीटों का होगा, लेकिन आपको फायदा कम नजर आ रहा। तमाम सर्वे कह रहे हैं कि 26 से 28 उनको मिल रही है, मतलब एक ही बरकरार रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी, या हो सकता है आपको 1 से 3 भी मिल सकती। मैंने पहले भी कहा कि अभी आकलन है, 4 तारीख को परिणाम आएगा, वो सब सामने आ जाएगा। लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी सीट का बता दीजिए कि मुरैना आपके खाते में आ रही है क्या? जीत रहे ना हम, मुरैना हम जीत रहे हैं। दिमनी जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा जो आपने कहा था लूट ले गए हमसे? इसलिए नहीं हो पाएगा कि वो वोट जो पड़ेगा ना, तो दिमनी से लेकर के और सबलगढ़ श्योपुर तक जीत रहे चुनाव। चलो अच्छा रहा आपने यही बता दिया। नहीं तो रामनिवास रावत जी भी तो आ गए थे बीजेपी में आपके यहाँ छोड़ के, तो उसका कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे लगता है कि उस समय जब नेता छोड़ के गए हैं तो उसका भी असर पड़ा जनता में कि ये कहीं ना कहीं दबाव में है भारतीय जनता पार्टी के, तो दबाव बस जा रहे हैं, कोई मजबूरी है। प्रभाव में बोल सकते हैं, दबाव तो नहीं दिख रहा था, प्रभाव दिख रहा था वहाँ। प्रभाव तो सामने आ जाएगा ना। रविंद्र जी, ये दबाव तो आपके बारे में भी विधानसभा चुनाव में कहा गया था। ये तो कहने की बातें होती ना, मतलब दबाव नहीं था। आपके बारे में तो बहुत साफ कहा था कि भाई दोनों तोमर मिल गए हैं। दबाव वाले तो हमारे पास रिपोर्ट आई थी। नहीं, दबाव वाले पहुंच गए वहाँ। नहीं तो अभी रामनिवास रावत आपके यहाँ है कि नहीं है राजनीति में? और मैं स्वस्थ तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से कलम भी गायब हो सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा, वो सब उनकी वेदनीति का हिस्सा था और उन्हें जो है कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करना था, और वो साफ है कि जनता कहने लगी अब इस बात को। और मैंने तो कहा था ना कि कहने से कुछ नहीं होता, वास्तविकता में आओ धरातल पे। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस तो 332 सीटें दे रही है, तमाम रुझानों को और अनुमानों को विपरीत एक तरह से। वो सही है कि ये रुझान सही है? हाँ, आपका आकलन क्या है मध्य प्रदेश में? खड़गे जी 295। तोमर जी, आवाज नहीं आ रही आपकी दोबारा? आपके नेता ये मत नहीं है। खड़गे जी कह रहे हैं 295 मिलेंगी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कह रही है 332 मिलेंगी, आप कह रहे हैं मुरैना भी जीत रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में कितनी मिलेंगी? कौन सही कह रहा है उसमें? नहीं, तो आपने मुरैना का पूछा तो मैंने मुरैना का बता दिया। आपने ना प्रदेश का पूछा ना आप देश तो पूरे मध्य प्रदेश का बता सकते हैं भाई। मैं आपसे कह रहा हूँ परिणाम 4 तारीख को आएंगे और वो सामने आ जाएंगे। आपने मुरैना का पूछा, मैंने कहा कांग्रेस जीत रही है। तो जो कांग्रेस दावे कर रही, किस आधार पर कर रही? मध्य प्रदेश कांग्रेस कह रही 332 आएंगे, खड़गे जी कह रहे हैं कि हमारी तो 295 आ रही है पूरे गठबंधन की। जनता के आधार पे तो अलग अलग सर्वे कराते हैं क्या आप लोग? मध्य प्रदेश अलग कराती है, दिल्ली अलग कराती है। सर्वे कहाँ हो रहा है? अरे सर्वे अलग कहाँ हो रहा है? आपके ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है 332 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। तो 332 आ रही होंगी ना, उनके सर्वे में होगा तो आ रही होंगी। तो ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कह रही है, लेकिन आपके नेता खड़गे जी तो कह रहे हैं 295 प्लस है। तो दोनों में सही कौन है? मध्य प्रदेश कांग्रेस सही है या खड़गे जी सही है? कंफ्यूजन हो गया ना। ये आपने अलग अलग एजेंसियों में सर्वे कराया तो एक जैसा नहीं है ना। अभी शर्मा जी ने कहा कि आज तक का ठीक है, सी वोटर्स का है, अलग अलग है ना।
तो अलग अलग सर्वे में अपना आकलन है ये ना, परिणाम तो नहीं है। तो मध्य प्रदेश का सर्वे ज्यादा तगड़ा है, वो अपना अपना आकलन है। या आंकड़े देना है तो कुछ भी दे दो, आकलन है, कुछ भी क्यों दे दो, कुछ भी क्यों दे दो, जो है वो दो ना। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस सही दे रही है या दिल्ली वाली कांग्रेस सही दे रही है? ये अपना अपना आकलन है। मैं आपने बताया ना कि अलग अलग सर्वे आपके आ रहे हैं एजेंसियों के, तो आकलन है। खड़गे जी ने अपना आकलन किया, मध्य प्रदेश ने अपना आकलन कर लिया। अब परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा इसमें कौन सी। अच्छा, मध्य प्रदेश में आपका आकलन क्या है, कितनी सीटें आ रही हैं? नहीं, ब्रजेश जी मैं थोड़ा हस्तक्षेप करूंगा। ऐसा नहीं है, रविंद्र जी का पक्ष लेना चाहिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस का जो सर्वे है उसमें 300 आ रही है, और खड़गे जी ने ये बहुत साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से जो तथ्य मिले हैं उसके आधार पर 295 है। इसलिए कांग्रेस को फिर इस समय ज्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस दल के बारे में रिपोर्ट कमजोर की आ रही है तो उसके साथ तो मीडिया खड़ा ही होगा ना। तो हम तो खड़े हो गए साथ, खड़े तो हम सब है ना उनके साथ में, लेकिन वो तो लड़ते ही नहीं दिखते हैं। वो सोचते हैं फ्रंट में आपा ना जाए, सेनापति का रोल ना निभाएं। वो बराबर लड़ते हैं। लेकिन जो बात आ रही है, जो शर्मा जी ने भी कहा था सच्चाई है वो कि 5 चरण तक तो आपको लगा ही नहीं, 2 चरण में आप जागृत हुए आखिरी के में। अभी लड़ने की बात शर्मा जी ने कहा कि चर्चा आ रही थी, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र सिंह तोमर का 10,000 करोड़ का घोटाला हवाला का उनके लड़के का आया, तो मैं कह रहा हूँ ना उसकी जांच होनी चाहिए विधिवत। अब उन्हें अपनी सरकार थी तो उन्होंने छुपा लिया उसको, कांग्रेस का नेता हो तो जेल चला जाता। चलिए, एक और सर्वे आ गया है, जन की बात कह रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1 ही सीट मिल रही है तोमर साहब, और एनडीए को 362, इंडिया गठबंधन को 141। ये भी तो बता दो कि मध्य प्रदेश में कहाँ की सीट मिल रही है? छिंदवाड़ा, ये भी तो वही पता दे चल रहे जाए। हैं। छिंदवाड़ा नहीं मिल रही, मुरैना मिल रही है। कौन सी, आप कौन सी दे रहे हैं? मैं सर्वे वाला तो छिंदवाड़ा दे रहे हैं कि वो मिल सकती है आपको, बस वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। आपसे बात भी तो करेंगे आगे कि भाई आपने ये कहा था। नहीं, हमने तो आपका भी रिकॉर्ड कर लिया कि आपने क्या अच्छा कहा। आपसे पूछ ले, 3 सीट आप जीत रहे हैं अगर, तो वो कौन सी होंगी? 3 मुरैना के अलावा 2 कौन सी होंगी? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल मुरैना के पूछे मैंने बता दिया। छिंदवाड़ा आप बता ही रहे हैं, आगे और कौन सी बताए? तीसरी सीट वो बताओ, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। आपका आकलन क्या है, तीसरी कौन सी सीट हो सकती है? वो मेरा आकलन छिंदवाड़ा में गए नहीं ना तोमर साहब, तो मुरैना की बात कर रहे हैं, क्षेत्र के लोग। जनता निर्णय करेगी, जनता से निर्णय आएगा 50 तारीख को। राजगढ़ सीट को लेके क्या आकलन है आपका? राजगढ़ जीतेंगे। हेलो, तो फिर तो ज्यादा हो गई ना। और कौन सी जीत रहे हैं? राजगढ़ जीत रहे हैं, मुरैना जीत रहे हैं। हेलो, जीतेंगे। छिंदवाड़ा का डाउट है आपको? आप नहीं बोल कोई पा डाउट रहे। नहीं, मैं गया था छिंदवाड़ा में कोई डाउट नहीं, जीतेंगे 100%। कितनी सीटों पे गए थे तोमर साहब? उन्हीं का आकलन बता दीजिए तोमर साहब। मैं तो आपका आकलन बता रहा हूँ, अपना कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रभु जी जो आ रहे हैं अनुमान, एनडीए को 362, कोई 371, जन की बात ने दे दिया 362, और कांग्रेस उनके गठबंधन को 141, अदर को 10 से 20 दे रहे हैं। अदर में 10 से 20 से लेकर 40 तक आ रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी को 28-29 सीटें दे रहे हैं, सिर्फ 1 दे रहे हैं। 29 भी हो सकती है, मतलब 1 पर भी डाउट है। देखिए ब्रजेश जी, ये एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो अपनी जगह हैं। वहाँ बीजेपी का भी दावा 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश जीतने का था, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि कांग्रेस ने कुछ सीटों पर चुनाव इस बार पिछली बार की तुलना में अच्छे से लड़ा है। अब नतीजे कुछ सीटों पे बाकोबर ही दे दिया जी, कुछ 2 सीटों पर बाकोबर दे दिया उनने, प्रत्याशी नहीं उनका आ पाया। और तो निश्चित तौर पर एक ग्वालियर की सीट है जिसको कमजोर माना जा रहा था बीजेपी के लिहाज से, लेकिन सीट का नेचर जो है बीजेपी का है। मुरैना की सीट में जैसा रविंद्र तोमर जी ने अभी खुद ही कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर पे वो जो आरोप लगा रहे थे, तो उससे कहीं साबित होता है कि शायद मुरैना में नरेंद्र तोमर जी का जादू फिर चल जाए। हालांकि प्रत्याशी दूसरे तोमर हैं, लेकिन आरोप तो ये विधानसभा चुनाव के दौरान लगे। हाँ, विधानसभा की तो मतलब स्ट्रेटेजी वहाँ की हो सकती है, और जिस तरीके का वहाँ का माहौल है, लेकिन वहाँ पे भी मुकाबला कड़ा था, क्योंकि बीजेपी को इन चुनाव में रामनिवास रावत जैसे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे व्यक्ति को बीजेपी में लाना पड़ा, तो निश्चित तौर पर मुकाबला वहाँ पे भी कड़ा दिखाई दे रहा था। अब 1 सीट कौन सी हो सकती है छिंदवाड़ा को लेकर? जिस तरीके से नकुलनाथ की अब घबराहट आई है सामने, उन्हें तो अपने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर लगा दीजिए, तो 3 ऑब्जर्वर वहाँ पे लग गए। उन्हें कहा कलेक्टर को मतगणना के पहले हटा दीजिए। तो इस तरीके की यदि ये अब वो जब चुनाव खत्म हो गया, पोलिंग पहले चरण में हो गई थी छिंदवाड़ा में, वो अब जाके वो ये आरोप लगा रहे हैं,
तो निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम का हमको वीडियो हाँ। उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो कुछ घबराहट उनको भी हो रही है। तो निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा के बारे में भी शक इस कीड़ा कुलबुलाने लगा है कि क्या जब कैंडिडेट ही घबराहट में है तो छिंदवाड़ा में भी बीजेपी का दावा सच हो सकता है। लेकिन हम जो देख कर आए थे स्थितियां, उस हिसाब से ये लग रहा था कि कमलनाथ नकुलनाथ की जोड़ी वहां पर पूरे चुनाव में भावनात्मक तौर पर बीजेपी भारी पड़ रही थी। चुनाव घबराहट आपको नहीं लगता पूरी कांग्रेस में ही दिख रही थी कि कहा कि हम पहले बैठेंगे नहीं चैनलों पर, फिर बाद में तय किया कि हम बैठेंगे। मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो ब्रजेश जी घबराहट तो कांग्रेस में शुरू से थी। रविंद्र जी भले सहमत ना हो इस बात से कि जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो तमाम कांग्रेस के दिग्गज जो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो उनकी तो इच्छा नहीं है, राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं। उमंग सिंघार ने कहा कि यदि वो लड़ेंगे तो फिर मैं लड़ूंगा। तो सब एक दूसरे सिंह ने कहा कि मेरे एक दूसरे पर जो है वो पोटली रखते चले जा रहे थे कि उसकी फटे मेरी ना फटे। तो निश्चित तौर पर तमाम तरह की घबराहटें यहाँ पे देखिए, और शायद उसी का परिणाम कि इस बार बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के लिए अनुकूल माहौल था। निश्चित तौर पर जो अभी तक के चुनाव को देखने के बाद ये जो समझ में आया कि इस बार कांग्रेस यदि रणनीतिक तौर पर ज़्यादा तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरती, पूरी मेहनत करती, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के बाहर यदि निकल जाते, वो बालाघाट चुनाव प्रचार करने चले जाते, वो मुरैना मंडला चले जाते, जबलपुर चले जाते, 2 जगह से चुनाव मैदान में उतर जाते, नकुलनाथ वहाँ से, कमलनाथ कहीं और से, तो शायद कांग्रेस ज़्यादा मजबूत स्थिति में होती। तो इस तरीके की परिस्थितियां नजर आई पूरे चुनाव में कांग्रेस के खेमे में। शायद वो बड़ा नुकसानदेह मुझे लगता है रहा है। रविंद्र जी भले ना बोल पाए लेकिन सहमत वो भी इस बात से होंगे कि कांग्रेस में दमदारी के लिए उम्मीदें मौका पूरा मिला था। इस बार बीजेपी ने भी मौका दिया था लेकिन वो कोशिश नहीं कर पाए उस चीज़ को। अब बताइए ना, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उस व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा जिससे 1991 में आमना सामने वो चुनाव लड़के हरा चुके। उनको इतने पुराने नेता को, नई पीढ़ी के किसी नेता को उतारते तो मुकाबला यहाँ पे कुछ दमदारी का दिखता। खजुराहो में कैंडिडेट का लफड़ा हो गया, इंदौर में आपका कैंडिडेट ही चला गया। आपने कांटे की लड़ाई हो सकती थी, अध्यक्ष को फ्री छोड़ दिया जो अपना से पूरी पार्टी और मतलब उसके बावजूद आप देखिए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने फ्री छोड़ने के बावजूद देखिए उस अध्यक्ष को अपने क्षेत्र में बड़े नेताओं की सभाएं करानी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वोट शेयर से जीतने की तैयारी में थे वो। तो निश्चित तौर पर आपने ये कहीं पर भी मुकाबले की स्थिति नहीं आने दी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ से। यदि यहाँ कहें तो यदि ये कोशिश कर लेते तो निश्चित तौर पर अच्छी स्थिति होती। छिंदवाड़ा का मुकाबला मजबूत है, मान सकते हैं। ग्वालियर मुरैना भी अच्छे से चुनाव लड़ा गया कांग्रेस ने, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी खेमे में घबराहट दिखी थी उसको देखते हुए माना जा सकता है, कैंडिडेट को देखते हुए माना जा सकता है। एक चुनाव और है जिस पर नज़र सबकी है, वो है राजगढ़ का। दिग्विजय सिंह ने इस 68-78 साल की उम्र में चुनाव बहुत दमदारी से लड़ा है, पैदल चले हैं, वोट मांगे हैं। निश्चित तौर पर वो जो इस तरीके के चुनाव स्ट्रेटेजी रही है उनकी, लड़ते रहे, उन्हें पूरी दमदारी से, पूरी रणनीति से चुनाव लड़ा है। लेकिन शायद उस क्षेत्र का ही एक माहौल और दिग्विजय सिंह पे जो एक बीजेपी ने 2003 के चुनाव के दौरान, सुरेश शर्मा जी शायद उस रणनीति के हिस्सा रहे थे उस जमाने में, जो मिस्टर बंटाधार का जो एक टीका लगा दिया था, वो जो लेबल लगा हुआ था, उसको दिग्विजय सिंह की ये गलती कि 10 साल तक उन्हें राजनीतिक संन्यास ले लिया था और वो टीका मिटाने की जगह कांग्रेस और उसको मजबूत करती रही। उन्हें उस टीके को मिटाने की कोशिश कभी नहीं की। नहीं तो ये हो सकता है कि उमा भारती शपथ लें और तीसरे महीने में ओंकारेश्वर में जल विद्युत प्लांट चालू हो जाए। क्या कोई विश्वकर्मा आ गए थे बनाने के लिए? तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजें हैं कि विकास की यदि उन्हें शुरुआत की थी तो श्रेय लेने वाला कोई और आ गया। और सवालों का जवाब ले लेते तोमर जी से। अनुकूल माहौल था, इस बार टक्कर दे सकते थे, लेकिन वैसी ना रणनीति थी आपकी, और बड़े नेताओं को जिस तरह से बयान आए कि हम लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, वो शायद कहीं ना कहीं आप गलती कर गए, नहीं तो और कुछ रुझान होते, आज अनुमान कुछ और आ रहे होते। नहीं, इस चीज पे हम इसलिए नहीं जा पा रहे, राजनीति में, प्रजातंत्र की राजनीति में एक सीधा सिद्धांत है कि जब कोई जीतते हुए नजर आता है तो उसकी कमियां भी अच्छाइयों में बदल जाती हैं, और जब कोई लगता है कि ये हार रहा है तो उसकी अच्छाई भी बुराई लगने लगती है। ये राजनीति का अवगुण समझ लो, सदगुण समझ लो। रविंद्र जी तो 4 तारीख के बाद की बात कही आपने। अभी मैं आपको बता रहा हूं ना कि जब 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब उस समय की परिस्थिति जरा ध्यान करो, तब कोई टीका टिप्पणी राहुल गांधी पे बिल्कुल नहीं होती थी, ध्यान है ना। और अब तमाम बातें आ जाती निकल करके, जबकि वही व्यक्ति है, वही व्यक्तित्व है, मेहनत, संघर्ष सब कुछ है,
तो ये राजनीति का अवगुण या सदगुण कुछ भी समझ लो। रविंद्र जी तो जरा सा इसमें लगना टोकूंगा आपको, लगता है कि रविंद्र जी जरा सा ऐसा टोकूंगा आपको। कोई भी मेरे जी। पूरी बात तो होने दीजिए। हाँ कोई भी राजनीति करने वाला व्यक्ति कोई कसर नहीं छोड़ता है। जनता का मूड है किधर जाती है, ये प्रजातंत्र है। किस बात से प्रभावित होती है पब्लिक, ये प्रजातंत्र है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी तैयारी कमजोर थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही ऊर्जावान है, बड़ी मेहनत की, हमारे सारे नेताओं ने मेहनत की, हम लोगों ने खुद लग करके अपने चुनाव से ज्यादा गांव-गांव जाकर के मेहनत की। तो ये बात नहीं है। बात ये है कि जनता का मूड है, अगर हमारे पक्ष में आ रहा होगा तो 4 तारीख को रिजल्ट होगा, अगर विपक्ष तो में मूड जा रहा बदलने का है काम भी तो राजनीतिक दलों का है ना। आप जनता का मूड क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? कहीं तो कमियां रही होंगी ना। जनता स्वयं सक्षम है, जनता स्वयं सक्षम है, समझदार है। उसके बारे में अपन खूब ताकत लगा ले, लेकिन उससे नहीं कुछ होता। वो केवल अपने आप में निर्णय लेते जनता कि हमें क्या करना है। मतदाता स्वतंत्र है इसके लिए। फिर तो किसी को मेहनत ही नहीं करना चाहिए रविंद्र जी। वो तो परिस्थिति है, मेहनत करने वाले अभी मेहनत तो आपने करेंगे, कहा था कि राजनीति आपका करेंगे, चुनाव मेहनत नरेंद्र सिंह तोमर ने हाईजैक कर लिया था, जनता समझदार है तो राजनीति कैसे जो हाईजैक करेगा- होता? देखो राजनीति जो करेगा वो मेहनत करना पड़ेगा उसको। ये जो सार्वजनिक जीवन है ये आराम के लिए नहीं है, ये मेहनत के लिए है। नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा ना कि जनता क्या मत दे रही थी और आप फिर बाद में कहने लगते हो हाईजैक कर लिया। आपने कहा था कि वो दिमनी का तो हाईजैक कर लिया। नहीं, वो तो कहेंगे, जहां गलती होगी वहां कहेंगे, उसमें क्या बात है भाई। तो हम हार विपक्ष के जाएंगे। लोग हैं, अगर सच्चाई ये को जनता के कहेंगे। मत पे जनता मोहर लगा रही किसी और के नाम पर, और आप कह रहे हैं कि यदि आप हम मात खा जाते हैं तो ईवीएम की गड़बड़ी है या हाईजैक कर लिया है, तो ये भी तो जनता का ही अपमान है ना। नहीं तो मैं आपको उदाहरण दे दूं ना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ 6 महीने पहले। विधानसभा के चुनाव में जब डाक मत पत्र खुले तो 200 विधानसभा में हम चुनाव जीत रहे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस जीत रही 200 विधानसभा में, और ईवीएम डाक मत पत्र एक वर्ग देता है ना, हो सकता है वो वर्ग आपको दे रहा ऐसा हो। तो पिछले चुनाव में बिहार में भी हुआ था, करने की स्थिति है, लेकिन उसमें बीजेपी नहीं। को हार का सामना करना पड़ा था वहाँ। वो चीज है ना, चीजें आती है सामने। तो मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो लिखा पड़ी में सामने दिख रही है। जब आप तो चुनाव लड़े, लेकिन हम सुरेश शर्मा जी हम लोगों ने तो पता नहीं कितने चुनाव देखे हैं। डाक मत पत्र आमतौर पे कर्मचारियों का होता है, वो अपनी निजी खुन्नस निकालता है कि उसकी ड्यूटी दूर लगा दी गई और ये कर दी गई, परिवार से दूर है या घर में कोई बीमार है। डाक मत पैसे ले पत्र लिए। वो पैमाना नहीं होता है आमतौर पे, क्योंकि लेकिन कर्मचारी वो वर्ग जो है लिखा है, सरकारी कर्मचारी है, समाज का हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन वो एक वर्ग है ना, एक आप बहुत उसको कम पूरे वर्ग तो आ समाज गया। से तुलना नहीं लेकिन कर सकते बात ना। वो कर रहा हूँ जो आप कह रहे हो कि ईवीएम पे दोष लगाते हो, दोष तो दिखाई दे रहा है। साहब ये जो है हांडी का चावल नहीं होता है, ये थाली की चटनी जैसा होता है सरकारी कर्मचारी। बिल्कुल होता है, हांडी का चावल ही कहिए उसको। नहीं, वो चटनी जैसा है वो, क्योंकि वो हमेशा उनको सरकार के खिलाफ ही आता है उसका ज्यादातर। चटनी कह लो, चावल कह लो, बात तो एक ही है। जी, हांडी का ही तो है। चटनी हांडी में नहीं बनती, सिलबट्टे में बनती है, पीस पीस के, सिलबट्टे में कूट कूट बनती के। है, लेकिन बनती है ना, कुछ हिस्सा सही बनती है ना, महसूस तो कर रहे हो उसको। लेकिन महसूस तो कांग्रेस को भी कर रहे हैं, विपक्ष को भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नजरअंदाज कर रहे हैं। आप ये मत कहिए कि महसूस नहीं कर रहे। शर्मा जी कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा। अच्छा, ये सब लोग मुझे एक चीज और बता दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी चुनाव परिणाम नहीं आए हैं। रविंद्र जी को इतना घेरने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत मेहनत, हमें घेर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। घेर सकते हो, विपक्ष के लोग हैं, हम तो विपक्ष में अगर बात करेंगे तो हम करेंगे, आप पक्ष में करेंगे तो करेंगे। नहीं, चंबल के आदमी है वो, ऐसा नहीं है कोई भी उनको इतना घेर कमजोर लेगा। मत समझिए आप शर्मा जी। चंबल का पानी वो है, एक अकेले सब पे भारी सब होंगे। पर भारी पड़ेंगे। अजय जी पे तो वैसे ही भारी हैं। अजय जी, इसलिए मेरा कहना ये है कि उनको जो है घेरने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि वास्तव में जो घेरना है वो तो जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसको घेरिए ना। ये लोग तो क्षेत्र में मेहनत करने वाले लोग हैं भाई। नेतृत्व कमजोर है, वो नेतृत्व जो है यदि जब तक उसको ठीक नहीं किया जाएगा तब तक कांग्रेस की वापसी की संभावनाएं कम है। क्षेत्र में जो लोग हैं अपने दम पर जीत के आ रहे हैं। तो अजय जी, जब कांग्रेस इतनी कमजोर है, नेतृत्व कमजोर है उनका, उनके पास नेता नहीं है, दिग्गज अलग अलग उलझे हुए हैं, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, इसके बावजूद आपको माइनस कर रहे हैं। और वो भी 29 सीटों पर लड़ नहीं रहे हैं, 27 पर लड़ रहे हैं, फिर भी आपसे 1 से 3 छीन कर ले जा रहे हैं। और जो रविंद्र जी कह रहे हैं कि जब जिसका सिक्का चलता है, समय रहता है, तो उसकी बुराई नहीं दिखती है। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है। आज की तारीख में राहुल गांधी की टक्कर का कोई नेता नहीं जो 10,000 किलोमीटर पैदल चल के पूरे भारत को घुमा। पैदल चल, इसमें कोई इसमें कोई शक नहीं है।
तो मैं कह रहा हूँ ना कि जीतते हुए आदमी रविंद्र जी, को लड़ाई अच्छाई लगती है, और जब कोई व्यक्ति लगता है कि ये हार की तरफ जा रहा है तो उसकी ये अच्छाई सवाल मुझसे बिल्कुल। था कि रविंद्र जी से था। अब ये देखना होगा ना मेहनत कितना रंग लाती है। जी अजय जी। सामने आएगा। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 27 सीटों पर लड़ रही है, 2 उम्मीदवार उनके लड़ नहीं पाए, इसलिए वो 27 पे बचे। लड़ने के लिए तो 29 सीट थी उनके पास, तो ये कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस की नीति नियत में भटकाव दिखा। मैं रविंद्र जी के संभाग से ही बात करता हूँ। कहाँ कांग्रेस कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल करवा रही है, दल बदलुओं में क्यों अपना समर्थन ढूंढ रही है। ग्वालियर चंबल की 4 लोकसभा में से 3 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न दलों से लाकर उम्मीदवार खड़े किए, चाहे मथुरा में हो सत्यपाल सिकरवार जी भारतीय जनता पार्टी से आए, बरैया जी बीएसपी से आए, और गुना में यातिन सिंह यादव भी बीजेपी से आए। तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीति नहीं थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी तो आपने तो उनका सबसे बड़ा नेता ही छीन लिया था, तो क्या करते हो? आप भी तो उधर से लेके आए। देखिए यही सवाल है कि कांग्रेस पार्टी नीति सिद्धांत है, इंदौर वाले को आप ले गए। बदल के मामले में सिद्धांतिक थे तो आप अपने कार्यकर्ताओं को मौका देते, लेकिन आपने दल बदल की। अरे अजय जी, वो रविंद्र जी भले चंबल से हो, लेकिन आप तो जो इंदौर में कैंडिडेट उठा ले गए भाई उनका घर से। आप भी सिद्धांत पर रहते, कम से कम उनका कैंडिडेट का ही अपहरण नहीं करते, हो जाने देते सब। हमने किसी को नहीं उठाया, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी की रीति नीति के साथ भाजपा में शामिल हो, वही सिद्धांत है। स्वागत करने से कैसे पीछे हट सकते हैं। और वो उनका पुराना कार्यकर्ता था, जीतू पटवारी जी के खास लोगों में शामिल आदमी को उन्होंने टिकट दिया था। वो कोई आयतित या कोई नया व्यक्ति नहीं था जिसको टिकट दिया था। तो कांग्रेस पार्टी में जब उन्हें समर्थन नहीं मिला, कार्यकर्ता नहीं मिले, यहाँ तक कि किसी नेता ने उनके लिए एक मीटिंग और एक समर्थन में बैठक नहीं करी, तो ऐसे में उम्मीदवार के पास कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने अपना स्टैंड ले लिया। कांग्रेस पार्टी की यही दिक्कत है कि वो जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा में सीटों का अंतर तो रहेगा ही पूरा, लेकिन मतों का अंतर इतना बड़ा होने जा रहा है जो पिछले चुनाव में था, उससे भी अंतर। लेकिन प्रभु जी ने अभी एक बात कही थी अजय जी कि कांग्रेस में घबराहट थी, उनके नेताओं में घबराहट थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये घबराहट तो हमने बीजेपी में भी देखी। क्या वजह थी? आप रामनिवास रावत को ला रहे हो, आप अक्षय बम को ला रहे हो, आप जिस तरह से खजुराहो में हुआ, तो ये घबराहट नहीं थी तो और क्या था? बीना में हुआ। देखिए भाजपा में थी। कांग्रेस के पास रीति नीति नहीं थी, तो कांग्रेस के नेता उनके पार्टी से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। आप बताइए, अमेठी से राहुल गांधी क्यों नहीं लड़े? उन्हें किसने रोक दिया था? तो अन्य सीटों पे क्यों? अरे भैया जी, एमपी की बात कर रहे हैं। पड़ेगा इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस के नेता स्वयं चुनाव मैदान से भागे। इसमें अरे अजय भाई, आप लोग के पास बोलने के लिए नहीं होता तो राहुल गांधी अमेठी नेहरू जी तक चले जाते, तो वो मध्य प्रदेश की पूछ रहे हैं। जेपी नड्डा खुद ही नहीं लड़े लोकसभा का चुनाव। मध्य प्रदेश में जो भी कांग्रेस के नेता आए हैं वो कांग्रेस की दुर्दशा और रीति नीति से खिलाफत करते हुए भारतीय लेकिन वो जनता बीच में पार्टी बदल क्यों गए? कांग्रेस- चाहे हम छिंदवाड़ा के नेताओं को देख लें कि किस तरह से बयान आए वो महापौर के, रामनिवास रावत का क्या बयान आया, वो आपकी बीना की विधायक का क्या बयान आया। तो जब ये आ रहे थे रीति नीति से प्रभावित होकर, मोदी जी से प्रभावित होकर, तो बीच में क्यों तोड़ने लगे? यही तो प्रमाणित होता है कि कांग्रेस के नेता दबाव में आते हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर दबाव में आए होते तो छिंदवाड़ा के महापौर क्या वापस जा सकते थे? तो प्रमाणित करता है कि जो भी आते हैं अपनी स्वेच्छा से आते हैं, और अगर किसी को लगा कि नहीं उसको वापस जाना है, उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत एहसान थे कमलनाथ के, तो वो चले गए उसमें। तो अगर कोई दबाव होता तो वो कैसे चले जाते वापस? या आपके घर में आकर उनको लगता है ये घर का माहौल ठीक नहीं है, हम तो वापस जा रहे हैं, अपना ही घर अच्छा था। बिल्कुल नहीं। विक्रम हाकी का भी जो बयान था स्पष्ट था कि कमलनाथ के एहसान है मेरे ऊपर, इसलिए मैं उनके साथ वापस गया हूँ। उसमें कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से खिलाफत का कोई मुद्दा नहीं था। वो पूरे मध्य प्रदेश में ये 4-6 बड़े नेताओं की क्यों बात करें? कार्यकर्ता स्तर तक कांग्रेस टूटी है। 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का टूटना, बूथ पर एजेंट ना मिल पाना, झंडा उठाने के लिए। आ रहा हूँ अजय जी, एक बड़ी खबर आ गई, चाणक्य का एग्जिट पोल आ गया है जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 के 11 सीट दे दी हैं, मध्य प्रदेश में भी 29 सीटें दे दी हैं, 0 कांग्रेस को, चाहे उत्तराखंड में 5 सीटें दे दी हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें दे दी हैं बीजेपी को, एमपी में 29 सीटें दे दी हैं बीजेपी को। तीनों राज्यों में कांग्रेस 0 पर, चाणक्य का
एग्जिट पोल है जो पिछली बार लगभग सटीक बैठा था, नजदीक बैठा था तमाम एग्जिट पोलों के। तो अजय जी, खुशी वाली खबर है थोड़ी देर के लिए, घबराहट भूल जाइए आप। मध्य प्रदेश के नेताओं में घबराहट थी कि नहीं थी? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं पा रहे थे, ये पूरे चुनाव में बोल ही नहीं पा रहे थे। हमारे अनुमान के अनुसार है, क्योंकि हमारा जो अनुमान सीधे बयान देना शुरू कर दिए। हमारे अनुमान कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पे। कांग्रेस के नेताओं के सारे बयान हवा हवाई है। हमारे पास जो फीडबैक है वो हमारे कार्यकर्ताओं का बूथ से और धरना स्तर से आया हुआ है। ये कांग्रेस जैसी हवा हवाई बातें नहीं है कि ना जमीन पर कार्य करता है, ना आपने जमीन पे कोई मेहनत करी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस ने एक अभियान नहीं चलाया मध्य प्रदेश में, जबकि विधानसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी चाहे बूथ विस्तारक अभियान हो, चाहे शक्ति केंद्र हो, चाहे दीवार लेखन हो, चाहे अजय जी वही तो कह रहे थे, हम इतने मजबूत हैं। आपका मध्य प्रदेश के संगठन के बारे में कहा जाता है कि देश में सबसे मजबूत संगठन है, यहाँ के उदाहरण दिए जाते हैं, दूसरे राज्यों में इसका अनुसरण किया जाता है। इसके बावजूद आपको क्या जरूरत पड़ी कि बम को ले आए, इतने सारे नेताओं को तोड़ लें? 4.5 लाख क्यों थी? 4.5 लाख लोग ले आए आप, क्या जरूरत थी आपको? लेकिन अगर ऐसे में कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहेगा तो हम उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। और आगे भी अगर रवि जी भी आना चाहेंगे तो उनका भी स्वागत करेंगे। अगर वो हमारे अरे आप स्वागत तो कर ले। तो कल मेरे एक बड़े नेता से बात हुई कि मैंने कहा फला आदमी आपके यहाँ आया होशंगाबाद जिले से, तो बोले इतने सारे आ गए, हमें ही नहीं पता कौन आ गया। अजय जी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास नेता नहीं थी, नीति नहीं थी, इनके पास कहाँ नेता थे, ये भी तो तोड़ तोड़ के ले जा रहे थे कांग्रेस से। देखिए उसके बाद भी हमारे सारे सही कह रहे हैं आप रविंद्र जी, प्रवक्ता ही नहीं है। देखिए अजय जी बैठे हैं आपके यहाँ से आके, देख करके बड़े खुश हो रहे। आपको 27 जरा बताओ ना, उस समय का जवाब दो ना। माननीय जी कह रहे हैं कि आप उस समय बताइए कि 27 उम्मीदवार भी नहीं बना पाया, लेकिन अजय जी एक बात तो सही उठाई उन्होंने कि बीजेपी के पास वाकई में नेता नहीं थे, सब कांग्रेस से ले गए, प्रवक्ता भी कांग्रेस से ले आए। बैठ करके इतनी छोटी बात। देखिए ब्रजेश जी, सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करेगा वो जन भावनाओं के खिलाफ काम नहीं कर सकता है। और कांग्रेस ये महात्मा गांधी और सरदार पटेल की कांग्रेस नहीं है, ये दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जैसे नेताओं की पार्टी है। इसमें कोई भी व्यक्ति रह के जनता की सेवा नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली भाजपा नहीं रही है। रहना बेकार, जो राम मंदिर का विरोध करे उस कांग्रेस पार्टी में रहना बेकार। बीजेपी भी इस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष सभी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी इन्हीं नीतियों की वजह से। और कांग्रेस पार्टी में बड़ा ताला लगने वाला है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी चल रही है, कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा ताला लगने वाला है। पार्टी के नाम से ये पार्टी वो पार्टी नहीं रह जाती है जिस विरासत का आप क्लेम करते हैं। कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह बिखराव पे है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की नीतियों पे चल रही है। कांग्रेस पार्टी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करे और सोचे कि जनता इनके खिलाफ वोट न दे, तो क्या ऐसा इस देश में हमारे संभव साथ है? कुछ और मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय करा देता हूं। अजय जी हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से। रविंद्र प्रताप सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से। आलोक त्रिपाठी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं उत्तर प्रदेश से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। जी अजय जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए तो ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी जमीनी सच्चाइयों से दूर थी और इनके जो आधार है मध्य प्रदेश में जीत के अनुमान, अधिकांश जगहों पर उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध है तो हो सकता है काठ की हांडी हमारे बस में फूट जाए। तो इस तरह के अनुमानों से कभी चुनाव जीत नहीं सकते। आपका पॉजिटिव कुछ भी नहीं था, आपने कोई सकारात्मक जनता के बीच में कोई ऐसा सकारात्मक मुद्दा लेके कांग्रेस नहीं जा पाई जिसके आधार पे वो कहें कि पॉजिटिव वोट कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो भी संभावनाएं सोची थी वो केवल और केवल हवा हवाई थी और हवा हवाई संभावनाएं ज्यादा। मैं आ रहा हूं आपके पास। वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो उत्तर प्रदेश से हमारे मेहमान जुड़े हैं। आलोक त्रिपाठी जी, क्या लगता है इस बार जो अखिलेश यादव ने दावा किया था कि एक ही सीट जाएगी बीजेपी एनडीए गठबंधन के पास, बाकी तमाम वो जीत रहे हैं, अनुमान भी आ रहे हैं, रुझान भी आ रहे हैं एग्जिट पोल के? जी आलोक जी।
लगता है कुछ तकनीकी खामी है, उन तक हमारी आवाज आवाज नहीं नहीं आ पहुंच रही, रही। आवाज नहीं आ रही। चंद्रमोहन चौबे जी, कितनी जी। सीटें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव तो एक ही दे रहे थे आपको, शायद वो भी बनारस ही होगी। नहीं, अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी कुछ भी कहने को कह सकती है और वो यही उल्टा सीधा बोलने के लिए ही प्रसिद्ध हो चुके हैं। अब उनका आम जनता से सरोकार रहा नहीं, आम लोगों से सरोकार रहा नहीं। आपको याद होगा कि 2022 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं और हम लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए हम भाजपा को 3 सीटें दे रहे हैं। लेकिन जब जनता जनार्दन का परिणाम आया, जनादेश आया, तो उसमें वो कहाँ थे ये वो भली भांति जानते हैं। कहने के लिए वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आज वो इंडिया गठबंधन लोकतंत्र- की जो बैठक हुई है उसके बाद उन्होंने कहा है कि 295 प्लस आ रही हैं उनकी पूरे देश में। नहीं कहने को कह सकते हैं। कांग्रेस की यानी राहुल बाबा की और अखिलेश जी की, दोनों लोगों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन दोनों लोगों के 55 सीटें, 60 से नीचे सीटें थी दोनों लोग जो लोकसभा में। तब ये कह रहे हैं कि ये आएंगे 300 पार आएंगे या 250 आएंगे, 295 आएंगे, और हमारी संख्या 303 थी भाजपा की अकेली और एनडीए मिलाकर 353 थी। तो हम लोग 400 की बात कर रहे थे तो इनको हवाई लग रहा था, जबकि जनता जनार्दन हमारे साथ। अरे हम 353 सीटें अगर हमारे एनडीए की थी तो क्या हम बात करेंगे 300 की? क्या हम बात करेंगे 272 की? अरे हम तो अपना लक्ष्य अधिक रखेंगे ना, हम तो अपना लक्ष्य अधिक रखेंगे। अब ये थोड़ी ना कि 100 में हमारे 80 नंबर आए हैं तो हम कहेंगे कि नहीं अब हमें 70 नंबर चाहिए। हम तो 100 में 100 की बात करेंगे ही। और पर इसलिए नहीं रहे, काम किया है। 4 करोड़ गरीब लोगों को जो है आवास मिला है, 11 करोड़ से अधिक लोगों को जो है शौचालय हुआ है, 13 करोड़ से लेकिन अधिक चौबे घरों जी, में क्या नल से फिसड्डी जल जो गया है। छात्र है उसको मेहनत करने का हक नहीं है? उसे ये सपने देखने का हक नहीं है कि वो भी 100% ला सकता है? आपकी 303 थी तो आप 100% का सपना देख सकते हो। वो 50-60 थे तो वो 80-90 का सपना भी नहीं देख सकते क्या? अरे नहीं तो ये 400 का देखिए देख ना। लेते शुरू में। नहीं आपने 400 का देख लिया स्टार्टिंग में। नहीं तो सुनिए, सिर्फ मुंगेरी लाल की तरह सिर्फ सपने देखेंगे, आंखें बंद और 2-4 बार करेंगे और फिर सपना देखना शुरू कर देंगे कि हकीकत में काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। अभी बोलती बंद थी उत्तर प्रदेश में, अभी चुनाव में बोलती बंद थी पूरे देश में। और नए भैंस को कांग्रेस के भैंस चुरा ले जाएंगे, समाजवादी पार्टी के भैंस चुरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये बातें हो रही थी। और अब वो देख करके एग्जिट पोल एकदम उत्साह बढ़ रहा है। बात को कहिए, पीछे कह रहे थे उसको भी कहिए ना साथ में। तोमर जी आ रहे हैं। उसको भी तो बोलिए। अभी क्या स्टैंड था? 400 पार का तो गायब ही हो गया था, 400 पार वाला तो गायब ही हो गया था, अभी पड़ा माय नहीं है। रविंद्र जी सुन लीजिए मैं सुन रहा हूँ ना, मुझे तो कुछ, मैं भी गया था ना उत्तर प्रदेश के चुनाव में गया था मैं। अरे तो हम आपको जवाब दे रहे हैं ना, आप उत्तर प्रदेश में आए थे और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको अरे बता रहे हैं ना। मैं भी इटावा में, हमारा ममाना है इटावा में, घर भी है हमारा, मैं भी रहता हूँ उत्तर प्रदेश में। तो सुन लीजिए, हम आपकी बात सुन रहे तो आप भी सुन लीजिए। आप जो है आप ये बताइए, हम उपलब्धि बताएंगे लोकतंत्र में, हम अपनी उपलब्धि बताएंगे कि हमने क्या किया है और हम क्या करेंगे, ये तो हम बताएंगे ही। लेकिन हमारा ये भी लोकतंत्र में अधिकार है कि हमारा सामने वाला राजनीतिक दल क्या कह रहा है। क्या यह झूठ है कि सैम पत्रोदा ने नहीं कहा था कि जो है लोगों के तो जो है संपत्तियों की गणना कराएंगे? कितनी सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में? चलिए उस पर चुनाव हो गए, कितनी बहसें कर ली अपन ने उस पर? नहीं बिल्कुल आपने सही। अच्छा चौबे जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था इस चुनाव को जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ये भी बताओ। बिल्कुल जी, केजरीवाल जी जो है कुछ भी कह सकते हैं, उनके जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, वो कब क्या बोल दे, उनको अब आज उपहास के पात्र पूरे देश में बन रहे हैं। पंडित जी पेत्रोदा भी तो न्यूयॉर्क में बैठा था। अच्छा भी तो कहा है, उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, उनको हटा दिया, रमन सिंह को किनारे कर दिया, वसुंधरा जी को किनारे कर दिया, सही भी तो कहा है, वो तो ऑथेंटिक है, क्लियर है, उसमें क्या बात है? तोमर जी तो सामने है। अब आगे का उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद योगी जी को हटा देंगे। सुनिए, तो भारतीय जनता पार्टी में जो है हमारे यहाँ एक शीर्ष नेतृत्व होता है, संसदीय बोर्ड होता है, वो तय करता है। हमारे यहाँ गांधी परिवार या अखिलेश परिवार, सफाई परिवार नहीं है कि जो आपके यहाँ वन मैन शो है, वन मैन शो,
दूसरे चुनाव चौबे का जी- दूसरे चरण का जब चुनाव हुआ ना, दूसरे चरण का, तो 7 बजे हेलीकॉप्टर नागपुर पहुंच गया था मोदी जी का ये कहने के लिए कि हम तो गए। तो क्या कहा था भागवत जी ने कि तुम्हारा तो मोदी मैजिक चल रहा है। ये बात भी तो हमें जानकारी है ना उसकी। तो ये हमारे और भी मेहमान है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सिर्फ मोदी। चलिए, नहीं आप कह सकते रविंद्र जी, हैं क्योंकि आपकी पार्टी दूसरे में- रविंद्र जी भी तैयार खड़े तो हुए है हैं। नहीं, आपका कार्यकर्ता तो बहुत कुछ उपेक्षित है। मतलब निकलता है। रविंद्र जी, इन दावों से बढ़कर अगर जमीन पे मेहनत की होती तो शायद कुछ परिणाम मिलते आप लोगों को। नहीं, जमीन पे मेहनत हमारी कांग्रेस पार्टी की टक्कर पे आपने रविंद्र जी, अगर हाईजैक करके आप धरती को सत्ता में आपका ये विकास निकाली भारतीय जनता पार्टी के विकास में ठीक है। जनता के सामने। ठीक है रविंद्र जी, अजय जी हमारे साथ जनता का- समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं, रविंद्र प्रताप सिंह जी। पैदल वो कह रहे हैं कि आप 50-60 पे थे दोनों मिलकर, और आप कर जाते। 295 प्लस की बात कर रहे हैं, और हम 303 पे थे, तो हम 400 पार की बात नहीं कर सकते क्या? नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपके तो डबल इंजन है ना। आ रहा हूं आपके पास जी। रविंद्र जी, रविंद्र जी, एक और नाम राशि आपको उनसे सवाल यही है। दीजिए ना। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, उन्होंने एक शब्द की माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मैं कुछ वानगी बता रहा हूँ उल्टा सीधा की। मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस, मुस्लिम लीग, ये है उल्टा सीधा। मतलब बिल्कुल इसमें सही। भैंस उल्टा सीधा कहाँ से हो गई? ये उल्टा सीधा है। शब्द तो सही है ना, भैंस- मंगलसूत्र भी भैंस- सही है, मुस्लिम लीग भी सही शब्द है। ऐसा उल्टा सीधा कहोगे तो मुस्लिम लीग वाले नाराज हो जाएंगे। रविंद्र जी, चलिए, बहुत अच्छा है। मुझे आज प्रसन्नता हुई कि एक एंकर सपोर्ट कर रहा है इन सारी अरे चीजें। सपोर्ट नहीं कर, आपको मैं तो भी बहुत शब्द की धन्यवाद। बात कर रहा हूँ। उनका अभिप्राय आपको भी गलत हो बहुत सकता है, शब्द की कहा मैंने तो। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे आइए जी। 80 सीट का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश में बनारस में 54% वोट डलवा पाए और गोरखपुर में 52% वोट डलवा पाए। मुख्यमंत्री का निवास स्थल है, प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, ये दावा कर रहे थे ये लोग। अब आते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश से ही जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी है और मोदी सरकार है, यह बाहर होने जा रही है। रही बात एग्जिट पोल की, 2004 के एग्जिट पोल में इंडिया शाइन को पूर्ण बहुमत दिया गया था, लेकिन 200 सीटें भी नहीं मिली थी। 2009 के एग्जिट पोल में यूपीए को 199 सीट दी गई थी, लेकिन मिली 262। एनडीए को 197 सीट दी गई थी, मिली 159। ये तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल पे कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे प्रमाण के साथ बताया है। तो उत्तर प्रदेश से ही पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाहर होने जा रही है, और अभी ये देखना है कि मोदी जी खतरे में है कि नहीं, क्योंकि जो अपने यहाँ वोट ही नहीं डला पाए, सारे पूरे भारतवर्ष से लोगों को बुला दिया नॉमिनेशन पे, लेकिन वोट नहीं डलवा पाए साहब। लेकिन उनका जो हाल है ये दिखाई सत्ता पड़ रहा पक्ष का है। ही दायित्व है कि 54% डले हैं वहां पे, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है। या जो वोट नहीं डले हैं वो उनके नहीं डले हैं, आपके डल गए। ये तो आप ही अलग करके बता सकते हैं, हम तो यही बताते हैं कि जो एक है। और अगर हम ईसीआई के आंकड़ों पर चले जाएंगे तो ईसीआई का आंकड़े इस बार के इलेक्शन में पूरी तरीके से गलत साबित हुए हैं। पहले चरण के मतदान में 29 अप्रैल को उसने कहा 60% वोट हुए हैं, 17 दिन बाद कहा नहीं 66% वोट हुए हैं। ये कहां से 6% वोट बढ़ गए? फिर दूसरे चरण में कहा था 61% वोट बढ़े हैं, लेकिन फिर 11-12 दिन बाद कहा था नहीं 66.7% वोट पड़े हुए हैं। ये ईसीआई की दशा है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। फिर तीसरे चरण में कहा था 64.4% वोट पड़े हैं, फिर कहा था नहीं साहब ये 64 नहीं 65.6% वोट पड़े हैं। तो ईसीआई ने 2 से 7% वोट तक बढ़ा दिए, तो उसके वोट परसेंटेज पे क्या भरोसा करेंगे? आप सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं हम सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसमें आपको लग रहा है कि गड़बड़ी हो गई है। तो जो आप कह रहे हैं, पहले दावा किया था कि यूपी से सफाई हो सकती है, तो सेग्रीगेट कर सकते हैं कि किसका 54 में किसका है किसका नहीं है, तो ये कला हमको नहीं आती है। नहीं रविंद्र जी, आपने कहा ना कि यूपी से सफाया होने वाला है उनका, फिर आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन पे कैसे भरोसा करें, इतने परसेंट हर चरण में बढ़ गए। आप सुनते नहीं है क्योंकि आप प्रिजुडिस में है। मैं ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी,
भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए मात्र 31 सीटों की जरूरत है। जो मैंने कहा उसको रिपीट करिएगा। ठीक है, मैं चौबे जी से जवाब ले लेता हूं कि उत्तर प्रदेश से तो बाहर होगी ही। वो कह रहे हैं 2004 के एग्जिट पोल देख लीजिए, 2009 के देख लीजिए, उसमें भी दावे किए गए थे, उसके विपरीत परिणाम आया था। तो इस बार भी जो दावे हैं एग्जिट पोल के, उसके विपरीत परिणाम आएगा। नहीं, हमने कहा तो आपसे, ये कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लोकतंत्र है, इनके ऊपर कुछ भी अधिकार है इनका कहने का, ये कह सकते हैं और सपने भी देख सकते हैं, सपने देखने का भी अधिकार है। लेकिन सपना देखिए हकीकत वाला, मुंगेरी लाल वाले सपने देखने की आवश्यकता नहीं है, वरना फिर मुंगेरी लाल का ही हस्र होता है जब सपना टूटता है। इसलिए देखिए, अभी इन्होंने हार आज ही मान लिया। हार इसलिए इन लोगों ने मान लिया, इन लोगों ने आज से ही ईवीएम को लेकर शुरू कर दिया, अधिकारी कर्मचारियों को लेकर शुरू कर दिया, उनके ऊपर आरोप लगाना इन्होंने शुरू कर दिया। इन्होंने कभी जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाए, ना जनता के बीच ये जाते हैं। ये सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे ये सब सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच ये जाते नहीं है। इसलिए ना इनको जनता की भावनाएं इनको नजर आती है और ना जो धरातल पर विकास हुए हैं, जो लोगों। लेकिन चौबे जी, उन्होंने एक जो सवाल उठाया है कि बनारस में, जहाँ पे प्रधानमंत्री खुद चुनाव मैदान में थे, गोरखपुर की बात कर रहे हैं, जो योगी जी का इलाका है, वहाँ पे परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन कन्नौज जो अखिलेश यादव का इलाका है, वहाँ 60.89% हुआ है। नहीं देखिए, अभी देखिए इसमें कुछ मौसम का भी हो सकता है। देखिए आप देख ही रहे हैं कितनी अधिक गर्मी है इस समय, ये भी हो सकता है। तो मतलब उदाहरण तो मैंने उत्तर प्रदेश का ही दिया है, कन्नौज में हो सकता है 22 डिग्री हो। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, इस समय गर्मी भी वास्तविक रूप में है। खैर, तो बनारस में मौसम अच्छा था। नहीं, चलिए सुनिए, तो अभी आपसे हमने क्या कहा कि ये अभी अधिकृत रूप से पूरा अभी आया नहीं है, ये तो अभी मान लीजिए अभी जो इलेक्शन कमीशन अभी कहे बताएगा पूरा। और रही बात, चाहे जो भी है, वहां की जनता हो सकता है इनसे निराश हो, इंडिया गठबंधन से निराश हो कि इन लोग कुछ काम करते नहीं हैं, सिर्फ आते हैं, हाथ हिलाते हैं और चले जाते हैं, जनता से जुड़ी भावनाओं का ये आदर नहीं करते, समस्याओं को उठाते नहीं है। ये सब सिर्फ जो है तुष्टीकरण का काम करते हैं, आतंकवादियों के मुकदमे वापस कराते हैं। काम कहां से करेंगे? 10 साल से तो आप हो ना सत्ता में। नहीं तो अभी आपके काम का हिसाब होगा ना, जनता आपके काम का हिसाब देगी। नहीं तो जनता हमारे काम का हिसाब दे रही है। अभी आप परिणाम देख रहे हैं अभी एग्जिट पोल में, और 4 जून को आप 1 बजे तक देख लीजिएगा, जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है एक सशक्त भारत के लिए, एक सुरक्षित भारत के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए, आतंकवादियों से सुरक्षित भारत, बम धमाकों से सुरक्षित भारत, ऐसे भारत, सुरक्षित भारत के लिए जनता जनार्दन ने जनादेश 4 जून को आप देखिए। अच्छा, मैनपुरी जीत रहे हैं क्या आप? नहीं, 58.60% मतदान हुआ है वहां पे, 58.60। नहीं, अपने काम के आधार पर, जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर, प्रशासन के आधार पर, ये पूरी आशा है, पूरी अपेक्षा है। चलिए आलोक जी, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, तमाम मुद्दे रहे, मतदान भी हो गया, अब मतगणना की बारी है, उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार 2 लड़कों का जादू नहीं चला, इस बार चल रहा है? देखिए, जादू तो नहीं कह सकते कि जादू चला, लेकिन अगर बहुत बारीकी से ध्यान दें तो इन लोगों ने भारतीय जनता को, पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम जरूर किया है, मजबूर जरूर किया है। जादू नहीं कह सकते, जादू चलते तो आज एग्जिट पोल में कुछ और बता रहा होता। लेकिन हाँ, इन लोगों ने जो मुद्दे उठाए, जिस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आगे इनकी रणनीति इतनी कारगर साबित नहीं हो पाई रही। भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही थी कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, इंडिया गठबंधन भी कह रही थी कि 1 सीट छोड़ करके 79 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन अंतर अभी काफी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मुद्दों को लेकर के यूपी में इंडिया गठबंधन ने भाजपा नेताओं को घेरने का प्रयास किया और भाजपा को इसमें थोड़ी सी परेशानी जरूर उठानी पड़ी। पिछले 2-3 जो पोलिंग मतदान हुआ है उसमें तो मतदान तो हुआ है, कुछ अंतर हुआ है, लेकिन अब समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल के जो रुझान हैं वो हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। किस तरह से अभी जो आए हैं उसमें 371 सीटें लगभग बीजेपी जीत रही है, उसका गठबंधन जीत रहा है, और
कांग्रेस के गठबंधन को 151 तक की सीटें हासिल होती दिख रही हैं। ये अनुमान है, हालांकि अभी एग्जिट पोल हैं, परिणाम 4 जून को आएंगे, तब पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। जो अनुमान आए हैं उन पर मोहर लगती है या नहीं लगती, 2004-2009 की तरह अनुमान फेल होते हैं या पास होते हैं, उसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल अब समय इजाज़त नहीं दे, चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।